जब भी इंसान अपनी नजर किसी चीज पर टिकाता है तो वो सिर्फ देख नहीं रहा होता, वो चुन रहा होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की जो हमें यह चुनने पर मजबूर करती है कि किस चीज को नोटिस करना है और किसे अनदेखा कर देना है। इसे कहते हैं अटेंशन, ध्यान की विज्ञान। यह वीडियो एक गाइड है, एक रास्ता है जो आपको ले जाएगा उस स्तर तक जहां आप हाइपर ऑब्जर्वेशन और हाइपर फोकस विकसित कर पाएंगे। और अगर आप अपने दिमाग की असली ताकत को खोलना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। डार्क साइकी पर हम हमेशा वही सच बताते हैं जो आपके अंदर छिपे गहरे हिस्सों को हिला दे। तो सबसे पहले लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। इंसान का दिमाग हर सेकंड अरबों सिग्नल रिसीव करता है। हमारी आंखें, कान, त्वचा, नाक और जीभ लगातार दुनिया से इनपुट ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, हम हर चीज को नोटिस क्यों नहीं करते? सड़क पर चलते समय 100 गाड़ियां निकलती है, लेकिन हमारी नजर सिर्फ उसी गाड़ी पर टिकती है जो अचानक हॉर्न बजा दे। कमरे में दर्जनों आवाजें चल रही होती है, लेकिन जब कोई हमारे नाम से पुकारता है तो हम तुरंत सुन लेते हैं। यह है अटेंशन की शक्ति, दिमाग की फिल्टरिंग मशीन। अटेंशन को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि यह काम करता कैसे है। दिमाग के अंदर कई नेटवर्क्स मिलकर तय करते हैं कि किस चीज को प्राथमिकता दी जाए। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो सोचने, निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसके साथ पेरिटल लोब भी काम करता है जो स्पेशल अवेयरनेस, यानी मैं कहां हूं और मेरे आसपास क्या है, समझने में मदद करता है। लेकिन असली दरबान है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएएस। ये एक बायोलॉजिकल गेटकीपर की तरह है। आरएएस ही तय करता है कि कौन सी सूचना आपके होश में आएगी और कौन सी आपके अवचेतन में दब जाएगी। सोचो, अगर आरएएस काम न करे तो क्या होगा? आप हर आवाज, हर रोशनी, हर गंध को एक साथ महसूस करने लगोगे। नतीजा, दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। यही कारण है कि जिन लोगों को एडीएचडी होता है उनमें यह फिल्टरिंग सिस्टम अक्सर सही से काम नहीं करता। वे हर छोटी बात से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान हर चीज पर बढ़ जाता है। अटेंशन दो प्रकार का होता है, फोकस्ड अटेंशन और डिवाइडेड अटेंशन। फोकस्ड अटेंशन का मतलब है किसी एक काम पर गहराई से ध्यान लगाना। जैसे शतरंज का खिलाड़ी बोर्ड पर हर चाल को बारीकी से देखता है। वहीं डिवाइडेड अटेंशन का मतलब है एक साथ कई चीजों को नोटिस करना। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक, स्पीड, सिग्नल और पैदल यात्रियों सब पर नजर रखता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि असली मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज नहीं है। दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो दिमाग बहुत तेजी से काम बदलता है और इस प्रोसेस में हम एनर्जी और एफिशिएंसी खो देते हैं। अब सवाल है, ध्यान को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाए? इसका जवाब एवोल्यूशन में छिपा है। हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे जहां हर तरफ खतरा था। झाड़ियों की सरसराहट का मतलब हो सकता था शिकारी। आसमान में पक्षियों का अचानक उड़ना पास ही छुपे खतरे का संकेत हो सकता था। ऐसे माहौल में जिनके पास हाइपर ऑब्जर्वेशन की क्षमता थी वही जिंदा बचते थे। यही वजह है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से अनयूजुअल चीजों को पकड़ने में तेज है। यही सर्वाइवल मैकेनिज्म आज भी हमारे अंदर जिंदा है। ध्यान सिर्फ बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि आंतरिक दुनिया पर भी काम करता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने विचारों, सांसों और शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान लगाते हो। यह है मेटा अटेंशन, ध्यान पर ध्यान। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने वाले लोगों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मोटा और ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है। यानी वो लोग अपने दिमाग को खुद ट्रेन कर लेते हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्शन से बचकर ज्यादा गहराई से ऑब्जर्व कर सके। लेकिन ध्यान
हमेशा दोस्त नहीं होता। कभी कभी ये हमारे साथ खेल भी खेलता है। इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस नाम की फिनोमिनन बताती है कि जब आप किसी चीज पर गहरा ध्यान लगा लेते हो तो आप अपने आसपास की कई चीजों को बिल्कुल नहीं देख पाते। एक प्रसिद्ध प्रयोग में लोगों से कहा गया कि वे स्क्रीन पर बास्केटबॉल पासिंग गिने। ज्यादातर लोगों ने ध्यान से गिना, लेकिन उनमें से लगभग 50% ने यह नोटिस ही नहीं किया कि स्क्रीन के बीचों बीच एक गोरिल्ला कॉस्ट्यूम पहना आदमी गुजर गया था। यही है ध्यान का अंधा कोना। तो क्या ध्यान को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है? आंशिक रूप से हाँ। न्यूरोकेमिस्ट्री यहां बड़ी भूमिका निभाती है। डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे मोटिवेशन और अलर्टनेस को नियंत्रित करते हैं। जब हम किसी काम में इंटरेस्ट लेते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है और हमारा ध्यान नेचुरली वहीं टिकता है। यही कारण है कि गेम्स, सोशल मीडिया या कोई नया काम हमें इंस्टेंटली आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन जब कोई काम हमें बोरिंग लगता है तो ध्यान टिकाना मुश्किल हो जाता है। यानी अटेंशन सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, बल्कि दिमाग के केमिकल्स का भी खेल है। इसी वजह से आधुनिक समाज में सबसे बड़ी लड़ाई है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की लड़ाई। हमारे फोन, एप्स और नोटिफिकेशंस हमारे डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक कर चुके हैं। हर बीप और बज हमें उस दिशा में खींच लेती है। यही वजह है कि हाइपर फोकस और हाइपर ऑब्जर्वेशन अब रेयर स्किल्स बन गए हैं। लेकिन यही वो स्किल्स है जो आपको दूसरों से अलग बना सकती है। आने वाले समय में जब दुनिया का हर इंसान डिस्ट्रैक्शन से जूझ रहा होगा, तब वो लोग जो अपने ध्यान को हार्नेस कर पाएंगे वही असली खिलाड़ी होंगे। यह था पहला अध्याय, साइंस ऑफ अटेंशन। अब आप समझ गए हो कि ध्यान कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग की सबसे शक्तिशाली फिल्टरिंग सिस्टम है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस सिस्टम को ट्रेन करके सुपर ह्यूमन बन सकते हो? यही हम अगले अध्याय में जानेंगे, एवोल्यूशनरी अवेयरनेस। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि ध्यान यानी अटेंशन कैसे काम करता है। अब चलते हैं समय की गहराई में। उस दौर में जब इंसान जंगलों और गुफाओं में रहता था, वहां कोई मोबाइल नहीं था, कोई अलार्म नहीं था, कोई सुरक्षित घर नहीं था। वहां था सिर्फ अंधेरा, जंगली जानवर, बदलता मौसम और लगातार खतरे। इसी माहौल में इंसान ने एक ऐसी क्षमता विकसित की जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशनरी अवेयरनेस, विकास की जागरूकता। सोचो, अगर उस दौर में किसी ने हर छोटी आहट को अनदेखा कर दिया होता तो क्या होता? झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट भी मौत का संकेत हो सकती थी। आसमान में उड़ते पक्षियों का अचानक चौंक जाना पास ही किसी शिकारी के होने का सबूत हो सकता था। अगर इंसान ने ये संकेत नहीं पहचाने होते तो वो बच नहीं पाता। यही कारण है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से हमेशा चौकन्ना रहने के लिए प्रोग्राम हुआ है। इसी जागरूकता ने इंसान को बाकी जानवरों से अलग किया। हिरण डर से भाग जाता है, लेकिन इंसान सिर्फ भागता नहीं, वो पैटर्न ढूंढता है। वो सोचता है, ये आवाज क्यों आई? ये निशान किस जानवर के हैं? इस दिशा से हवा क्यों बदल रही है? यानी इंसान ने ऑब्जर्वेशन को सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं रखा, उसने उसे समझने और सीखने का हथियार बना दिया। यही आदत आज भी हमारे दिमाग में बसी हुई है। हमारे दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा, जिसे वैज्ञानिक लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, असल में सर्वाइवल के लिए बना था। यह हिस्सा तुरंत प्रतिक्रिया देता है, भागो, लड़ो या छुप जाओ। इसे हम इंस्टिंक्ट कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इंसान का दिमाग बड़ा हुआ और उसके ऊपर एक नई परत बनी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यही हिस्सा हमें सोचने, तर्क करने और गहरे स्तर पर ऑब्जर्व करने की क्षमता देता है। यानी हमारे अंदर दो परतें हैं, एक जो हमें तत्काल खतरे से बचाती है और दूसरी जो हमें गहरी समझ और हाइपर ऑब्जर्वेशन देती है। यानी एवोल्यूशनरी अवेयरनेस का मतलब है वो क्षमता जो हमारे पूर्वजों ने खतरे पहचानने और मौके तलाशने के लिए विकसित की थी।
उदाहरण के लिए, शिकारी कबीले का आदमी पेड़ों के बीच छुपे जानवर को उसकी हल्की सी हरकत से पहचान लेता था। महिला अपने बच्चों के लिए जड़ी बूटियां चुनते समय पौधों की बारीकियों को देखकर बता देती थी कि कौन सा जहरीला है और कौन सा औषधि है। ये सब किसी किताब से नहीं आया, ये सब लगातार ऑब्जर्वेशन और सर्वाइवल से आया। आज हम जंगल में नहीं रहते, लेकिन वही एवोल्यूशनरी सिस्टम अब भी हमारे अंदर मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमें शेर चीते से नहीं, बल्कि ट्रैफिक, एग्जाम, सोशल मीडिया और काम के दबाव से निपटना पड़ता है। फिर भी जब भी कोई अचानक तेज आवाज आती है, हम चौंक जाते हैं। जब भी कोई अजीब सा चेहरा देखता है, हम इंस्टिंक्टिवली नोटिस करते हैं। यह सब हमारे पूर्वजों की उस लगातार चौकन्नेपन की विरासत है। एक दिलचस्प उदाहरण है, शहर की भीड़ में चलते हुए अचानक आपको लगता है कि कोई आपकी तरफ घूर रहा है। आप तुरंत उस दिशा में देखते हो। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशनरी लेवल पर हमने ये स्किल विकसित की है कि अगर कोई हमें लगातार देख रहा है तो वो खतरा हो सकता है। इसलिए हमारा दिमाग उस सटल संकेत को पकड़ लेता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि शिकारी जनजातियों के लोग आज भी अपने आसपास की चीजों को सामान्य शहरी लोगों से कहीं ज्यादा तेजी से पकड़ लेते हैं। वे छोटे से छोटे पैरों के निशान से बता देते हैं कि कौन सा जानवर यहां से गुजरा, कितनी देर पहले और किस दिशा में। यह है एवोल्यूशनरी अवेयरनेस का प्रैक्टिकल रूप। लेकिन यही क्षमता आज के इंसान में कम होती जा रही है, क्योंकि हम हमेशा स्क्रीन और डिजिटल दुनिया में उलझे रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इस पुरानी शक्ति को वापस जगाया जा सकता है? जवाब है हाँ। आप अपने दिमाग को फिर से वैसा ही ट्रेन कर सकते हो जैसा आपके पूर्वजों ने किया था। कैसे? धीरे धीरे अवेयरनेस की प्रैक्टिस करके। जब आप चलते हो तो सिर्फ अपने मोबाइल में मत देखो, अपने आसपास की आवाजों को सुनो, हवा की दिशा को महसूस करो, लोगों के चेहरे पढ़ो, छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करो। यही वो अभ्यास है जो आपकी एवोल्यूशनरी अवेयरनेस को फिर से एक्टिवेट करेगा। याद रखो, हमारे पूर्वजों के लिए ऑब्जर्वेशन और फोकस कोई लग्जरी नहीं था, बल्कि सर्वाइवल का सवाल था। उनके जीने मरने का फैसला इस पर निर्भर करता था कि वे कितने जागरूक हैं। आज हमारे लिए भी ये स्किल उतनी ही महत्वपूर्ण है, बस इसका इस्तेमाल अलग संदर्भ में होता है। एक बिजनेसमैन अगर बाजार के छोटे संकेतों को ऑब्जर्व करता है तो वो सफल होता है। एक स्टूडेंट अगर सवालों के पैटर्न ऑब्जर्व करता है तो वो अच्छे अंक लाता है। एक क्रिएटर अगर ऑडियंस के बिहेवियर ऑब्जर्व करता है तो वो वायरल होता है। एवोल्यूशनरी अवेयरनेस हमें यह सिखाती है कि दुनिया लगातार संकेत दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। जो लोग इन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ लेते हैं वही आगे निकल जाते हैं। न्यूरल अटेंशन मैप्स। हमने पिछले अध्याय में देखा कि कैसे एवोल्यूशनरी अवेयरनेस ने इंसान को सर्वाइवल के लिए हाइपर ऑब्जर्वेंट बनाया। लेकिन असली सवाल है, ये सब दिमाग में होता कैसे है? कौन सा हिस्सा ये तय करता है कि कौन सी आवाज पर ध्यान देना है और कौन सी तस्वीर को नजरअंदाज करना है? यहां आता है असली साइंस, न्यूरल अटेंशन मैप्स। दिमाग को आप एक जंगल की तरह सोचो। अरबों न्यूरॉन्स यानी तंत्रिकाएं हैं जो आपस में ट्रिलियंस कनेक्शन से जुड़ी हुई है। इस डेंस नेटवर्क में हर सेकंड लाखों सिग्नल्स दौड़ते रहते हैं। अब जरा सोचो, अगर हर सिग्नल बराबर महत्व रखता तो केओस हो जाता। आप एक ही समय में हर आवाज, हर रोशनी, हर गंध और हर याद को एक साथ महसूस करते। यही कारण है कि दिमाग ने एक मैपिंग सिस्टम विकसित किया है जिसे कहते हैं न्यूरल अटेंशन मैप्स। ये मैप्स ऐसे हैं जैसे शहर का ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। हर इनकमिंग सिग्नल एक गाड़ी है, लेकिन कौन सी गाड़ी वीआईपी है और कौन सी नॉर्मल, ये तय करता है ये सिस्टम। और जिस गाड़ी को प्रायोरिटी मिलती है वही आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, बाकी सब सबकॉन्शियस में दब जाती है। सबसे अहम क्षेत्र है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग का वो हिस्सा है
जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और फोकस को कंट्रोल करता है। इसे आप दिमाग का सीईओ मान सकते हो। ये तय करता है कि ध्यान किस पर लगेगा और किस पर नहीं। जब आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक कोई गाना याद आ जाता है, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही उसे सप्रेस करके आपको किताब पर वापस लाता है। इसके साथ जुड़ा है पेरिटल लोब, जो स्पेशल अवेयरनेस, यानी मैं कहां हूं और मेरे आसपास क्या हो रहा है, को मैप करता है। अगर आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक आपके बाएं से तेज हॉर्न बजता है, तो पेराइटल लोब ही आपको इंस्टेंटली उस दिशा में देखने को मजबूर करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएएस। ये दिमाग का बायोलॉजिकल फिल्टर है। आरएएस आपके ब्रेन स्टेम में होता है और ये तय करता है कि कौन सी जानकारी आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी। यही वजह है कि जब भीड़ में कोई आपका नाम पुकारता है, तो आप तुरंत सुन लेते हो। आरएस ने आपके नाम को हाई प्रायोरिटी कैटेगरी में रखा है। यही आरएस अटेंशन के मैप्स का असली गेटकीपर है। ये न्यूरल मैप्स सिर्फ स्थायी नहीं होते, ये बदलते रहते हैं। अगर आप बार बार किसी चीज पर ध्यान देते हो, तो उस नेटवर्क के कनेक्शंस मजबूत हो जाते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी ध्यान देना सिर्फ ऑब्जर्व करना नहीं है, बल्कि दिमाग को शेप देना भी है। हर बार जब आप किसी डिटेल को नोटिस करते हो, आप अपने दिमाग की वायरिंग बदलते हो, और यही वायरिंग धीरे धीरे आपको हाइपर ऑब्जर्वेंट बना देती है। अब एक गहरी बात समझो, दिमाग में अटेंशन सिर्फ एक जगह नहीं होता, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि दो अलग नेटवर्क्स मिलकर ध्यान को कंट्रोल करते हैं। पहला है डोर्सल अटेंशन नेटवर्क। ये गोल डायरेक्टेड है, यानी जब आप कॉन्शियसली किसी चीज पर ध्यान लगाते हो, जैसे किताब पढ़ना, तो ये नेटवर्क एक्टिवेट होता है। दूसरा है वेंट्रल अटेंशन नेटवर्क। ये अचानक आने वाले स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया करता है, जैसे अचानक कांच टूटने की आवाज सुनकर आपका ध्यान तुरंत उधर चला जाना। यही बैलेंस हमें सर्वाइवल और फोकस दोनों देता है। लेकिन ये मैप्स हमेशा परफेक्ट नहीं होते। कभी कभी ये हमें धोखा भी देते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है चेंज ब्लाइंडनेस। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और वो अचानक किसी डिस्ट्रैक्शन के दौरान बदल जाए, तो आप शायद नोटिस भी ना कर पाओ। दिमाग की मैपिंग सिस्टम सिलेक्टिव है। वो सिर्फ वही डिटेल्स पकड़ता है जो उसे इंपॉर्टेंट लगती है, बाकी सब ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है। यही कारण है कि जासूस या स्नाइपर जैसे लोग अपनी ट्रेनिंग के जरिए इन मैप्स को और रिफाइन करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हम इन मैप्स को खुद ट्रेन कर सकते हैं? जवाब है हाँ। ध्यान देने के लिए दिमाग को एक्सरसाइजेस चाहिए। जब आप पजल्स हल करते हो, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स चीज को बार बार ऑब्जर्व करते हो, तो आप इन न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर रहे होते हो। रिसर्च ने साबित किया है कि मेडिटेशन, मेमोरी गेम्स और विजुअल स्कैनिंग जैसी एक्टिविटीज न्यूरल अटेंशन मैप्स को शार्प बनाती है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है न्यूरोकेमिस्ट्री। डोपामीन और नोरेपेनेफ्रिन इन मैप्स के लिए फ्यूल का काम करते हैं। जब डोपामीन हाई होता है, तो दिमाग किसी रिवॉर्ड वाली चीज पर नेचुरली ध्यान लगाता है। नोरेपेनेफ्रिन अलर्टनेस को बढ़ाता है, जिससे छोटी डिटेल्स भी इंस्टेंटली कैच होती है। यही कारण है कि सोल्जर्स, सर्जन्स और एथलीट्स एक्सट्रीम सिचुएशंस में हाइपर ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं। उनके दिमाग में ये केमिकल्स पीक पर होते हैं। लेकिन इस सिस्टम की एक लिमिट भी है। अटेंशन की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। आप एक समय में सिर्फ कुछ ही चीजों पर ध्यान दे सकते हो। यही रीजन है कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। जब आप एक साथ कई काम करते हो, तो न्यूरल मैप्स बार बार स्विच करते हैं, और हर बार स्विचिंग में एनर्जी खर्च होती है। इसका नतीजा होता है कम एफिशिएंसी और ज्यादा मेंटल फटीग। न्यूरल अटेंशन मैप्स हमें यह सिखाते हैं कि हमारा ध्यान एक करेंसी है। जिस पर आप इसे खर्च करते हो, वो आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप इसे डिस्ट्रैक्शंस पर खर्च करते हो,
तो आपकी मेमोरी और फोकस कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे कॉन्शियसली चुनकर खर्च करते हो, तो आपका दिमाग धीरे धीरे हाइपर फोकस की मशीन बन सकता है। केमिस्ट्री ऑफ फोकस। पिछले अध्याय में हमने जाना कि ध्यान दिमाग के अलग अलग नेटवर्क्स और मैप्स से कैसे नियंत्रित होता है। लेकिन सवाल है, ये मैप्स चलाते कौन है? ये एनर्जी कहां से आती है? असल में हमारे दिमाग के अंदर कुछ विशेष केमिकल्स हैं जो हमारी फोकस की ताकत तय करते हैं। इन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, मस्तिष्क के संदेशवाहक। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल्स ले जाते हैं। हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अपना काम है। कुछ हमें अलर्ट करते हैं, कुछ मोटिवेट करते हैं और कुछ हमें काल्म करके डीप फोकस में ले जाते हैं। ध्यान की केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें तीन सबसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर्स को समझना होगा: डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन और एसिटिलकोलिन। सबसे पहले बात करते हैं डोपामीन की। डोपामीन को अक्सर रिवॉर्ड केमिकल कहा जाता है। जब भी आपको कोई काम इंटरेस्टिंग लगता है, डोपामीन रिलीज होता है। यही केमिकल आपको कहता है, ये काम करो, इसमें मजा है। उदाहरण के लिए, जब आप मोबाइल पर स्क्रॉल करते हो और कुछ नया देखते हो, डोपामीन रिलीज होता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया एडिक्टिव है। हर बार आपको नया कंटेंट मिलता है और आपका दिमाग डोपामीन का शॉट ले लेता है। लेकिन यही डोपामीन फोकस का सबसे बड़ा हथियार भी है। जब आप किसी मीनिंगफुल काम में लगे होते हो, जैसे किताब पढ़ना, कोई नया स्किल सीखना, और आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, तो डोपामीन आपको बार बार पुश करता है उस काम को जारी रखने के लिए। यानी डोपामीन मोटिवेशन और अटेंशन दोनों को फ्यूल देता है। अब आते हैं नोरेपिनेफ्रिन पर। इसे आप अलर्टनेस केमिकल कह सकते हो। जब आप किसी टेंशन वाली स्थिति में होते हो, जैसे एग्जाम हॉल में, या जब कोई अचानक हॉर्न बजा देता है, तो नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होता है। ये आपकी इंद्रियों को सुपर अलर्ट बना देता है। छोटी छोटी डिटेल्स ज्यादा शार्प लगने लगती है। यही केमिकल सोल्जर्स और इमरजेंसी वर्कर्स के लिए लाइफ सेविंग होता है। इमेजिन करो कि एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है। उस समय उसके दिमाग में नोरेपिनेफ्रिन हाई रहता है, जिससे वो सबसे छोटी गलती भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर नोरेपिनेफ्रिन ज्यादा हो जाए, तो दिक्कत शुरू होती है। ज्यादा अलर्टनेस एंजाइटी और पैनिक में बदल जाती है। इसलिए ध्यान की असली ताकत बैलेंस पर निर्भर करती है। न ज्यादा डोपामीन, न ज्यादा नोरेपिनेफ्रिन, बल्कि परफेक्ट रेशियो। अब तीसरे न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं, एसिटिलकोलिन। इसे आप लर्निंग और मेमोरी का केमिकल कह सकते हो। जब आप किसी चीज पर लंबे समय तक फोकस करते हो और उसे याद रखते हो, तो उसमें एसिटिलकोलाइन की बड़ी भूमिका होती है। यह केमिकल न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस को मजबूत करता है। जब आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो या कोई नया स्किल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एसिटिलकोलाइन आपके दिमाग के सर्किट्स को रीशेप करता है। यानी ध्यान सिर्फ उस समय का अनुभव नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को बदलने वाला प्रोसेस है। हर बार जब आप फोकस करते हो, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस को और गहरा बना देते हैं। इसे कहते हैं सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, यानी न्यूरॉन्स के बीच पाथवेज को मजबूत करना। यही कारण है कि प्रैक्टिस से किसी भी स्किल में इंप्रूवमेंट होती है। अब सोचो, अगर ये केमिकल्स असंतुलित हो जाए तो क्या होगा? अगर डोपामीन बहुत कम हो तो मोटिवेशन गिर जाती है, काम करने का मन नहीं करता। यही डिप्रेशन में देखा जाता है। अगर नोरेपिनेफ्रिन बहुत ज्यादा हो तो इंसान हर छोटी चीज से डरने लगता है, उसका ध्यान भटक जाता है। और अगर एसिटिलकोलाइन ठीक से काम न करे तो मेमोरी कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि अल्जाइमर जैसी बीमारियां मेमोरी लॉस से जुड़ी होती है। तो सवाल आता है, क्या हम इन केमिकल्स को कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब है हाँ, आंशिक रूप से। हमारी लाइफस्टाइल, डाइट और हैबिट्स इन न्यूरोट्रांसमीटर्स पर सीधा असर डालती है। उदाहरण के लिए, डोपामीन बढ़ता है जब आप गोल्स अचीव करते हो, एक्सरसाइज करते हो या किसी क्रिएटिव काम में लगते हो।
लेकिन ज्यादा सोशल मीडिया, जंक फूड या ड्रग्स इसे असंतुलित कर देते हैं। नोरेपिनेफ्रिन बैलेंस रहता है जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हो और स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हो। लेकिन अगर आप लगातार एंग्शियस रहते हो तो ये ओवरड्राइव में चला जाता है। एसिटिल कोलाइन स्ट्रांग रहता है अगर आपका डाइट हेल्थी है और उसमें खोलाइन रिच फूड जैसे सोया, दालें, नट्स है। लेकिन अगर दिमाग को ज्यादा ओवरलोड कर दो तो इसका लेवल गिर सकता है। ध्यान की केमिस्ट्री को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि फोकस सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। आप कितना भी चाहो कि डिस्ट्रैक्शन से बचोगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में डोपामीन और नोरिपिनेफ्रिन इम्बैलेंस है तो आपका ध्यान भटक ही जाएगा। यही कारण है कि एंशिएंट प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन और मॉडर्न टूल्स जैसे न्यूरो फीडबैक दोनों ही फोकस बढ़ाने के लिए केमिकल्स को बैलेंस करने पर काम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है कॉर्टिसोल। ये स्ट्रेस हार्मोन है। थोड़ी मात्रा में कॉर्टिसोल अटेंशन शार्प करता है, लेकिन अगर कॉर्टिसोल लगातार हाई रहे तो दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है और फोकस टूट जाता है। इसलिए क्रॉनिक स्ट्रेस अटेंशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब एक गहरी बात समझो। जब आप किसी मीनिंगफुल काम में पूरी तरह डूब जाते हो, जिसे साइकोलॉजिस्ट्स फ्लो स्टेट कहते हैं, तो इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का परफेक्ट कॉकटेल बनता है। डोपामीन आपको मोटिवेट करता है, नोरेपिनेफ्रिन आपको अलर्ट रखता है और एसिटिलकोलाइन आपको लॉन्ग टर्म लर्निंग देता है। यही वो केमिस्ट्री है जिसमें इंसान अपनी पीक परफॉर्मेंस पर पहुंचता है। यानी केमिस्ट्री ऑफ फोकस हमें यह सिखाती है कि ध्यान कोई जादू नहीं है। ये मॉलिक्यूल्स की कहानी है। ये उन अदृश्य सिग्नल्स की कहानी है जो न्यूरॉन्स के बीच बहते हैं और तय करते हैं कि आपका ध्यान कहां लगेगा। और अगर आप इन्हें समझते हो तो आप अपने दिमाग को कॉन्शियसली ट्रेन करके हाइपर फोकस की अवस्था तक पहुंचा सकते हो। फोकस वर्सेस ऑब्जर्वेशन, ध्यान और अवलोकन, ये दो शब्द सुनने में मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इनकी वास्तविकता अलग है। जब हम कहते हैं फोकस करो तो उसका मतलब है कि अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित कर दो। वहीं जब हम कहते हैं ऑब्जर्व करो तो उसका मतलब है कि चारों तरफ की बारीकियों को देखो, नोटिस करो, समझो। यही अंतर है फोकस वर्सेस ऑब्जर्वेशन। दिमाग इन दोनों प्रक्रियाओं को अलग अलग नेटवर्क से नियंत्रित करता है। फोकस उस समय एक्टिवेट होता है जब आपको किसी स्पेसिफिक काम या डिटेल पर अपनी पूरी शक्ति लगानी हो। उदाहरण के लिए, एक सर्जन जब किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसकी नजर सिर्फ एक छोटे हिस्से पर होती है, वही उसका फोकस है। दूसरी तरफ ऑब्जर्वेशन उस समय जरूरी है जब आपको अपने आसपास का पूरा परिदृश्य समझना हो। जैसे कि एक डिटेक्टिव क्राइम सीन पर जाता है, वह सिर्फ एक डिटेल पर ध्यान नहीं देता बल्कि पूरे माहौल की छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करता है। फर्श पर पड़ी धूल, दरवाजे की हालत, किसी छोटे निशान की उपस्थिति। फोकस और ऑब्जर्वेशन को आप कैमरा की तरह सोच सकते हो। फोकस करना मतलब है लेंस को जूम करके सिर्फ एक डिटेल देखना। ऑब्जर्वेशन करना मतलब है वाइड एंगल में पूरे फ्रेम को कैप्चर करना। दोनों के अपने फायदे हैं और दोनों की अपनी सीमाएं। अगर आप सिर्फ अन्य फोकस करेंगे तो बड़ी तस्वीर मिस हो जाएगी, और अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे तो डेप्थ खो जाएगी। इसलिए असली मास्टरी इन दोनों के बैलेंस में है। विज्ञान हमें बताता है कि फोकस और ऑब्जर्वेशन में अलग अलग दिमागी केमिकल्स और सर्किट्स काम करते हैं। फोकस करने के लिए डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन की जरूरत होती है। ये दोनों केमिकल्स आपको अलर्ट और मोटिवेटेड रखते हैं। वहीं ऑब्जर्वेशन के लिए दिमाग का आरएएस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, और पैराइटल लोब सक्रिय होते हैं, जो चारों तरफ की डिटेल्स कैप्चर करते हैं। यानी फोकस डेप्थ देता है और ऑब्जर्वेशन ब्रेड्थ। अब जरा सोचो, अगर कोई स्नाइपर सिर्फ ऑब्जर्वेशन करे तो उसे चारों तरफ की हर चीज दिखेगी लेकिन टारगेट पर एम नहीं कर पाएगा। और अगर वो सिर्फ फोकस करे तो वह टारगेट पर तो ध्यान देगा लेकिन आसपास के खतरों को नजरअंदाज कर देगा।
यही कारण है कि स्नाइपर ट्रेनिंग में दोनों स्किल्स साथ साथ सिखाई जाती है। पहले वाइड ऑब्जर्वेशन, कौन हिल रहा है, हवा किस दिशा में बह रही है, रोशनी कैसी है। फिर डीप फोकस, ट्रिगर पर उंगली, स्कोप के अंदर सिर्फ टारगेट। यही असली मास्टरी है। ऑब्जर्वेशन का फायदा यह है कि यह आपको पैटर्न्स और कनेक्शंस दिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी डिस्कशन को ऑब्जर्व करते हो तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, टोन और पॉजेस भी नोटिस करते हो। इससे आपको असली मीनिंग समझ में आती है। यही कारण है कि अच्छे नेगोशिएटर्स और साइकोलॉजिस्ट्स ऑब्जर्वेशन मास्टर्स होते हैं। वे वो चीजें पकड़ लेते हैं जो आम लोग मिस कर देते हैं। दूसरी तरफ फोकस का फायदा यह है कि यह प्रोडक्टिविटी और डेप्थ देता है। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स काम को करना चाहते हो, जैसे किताब लिखना, रिसर्च करना या कोई नई भाषा सीखना, तो आपको लॉन्ग पीरियड्स ऑफ फोकस चाहिए। बिना फोकस के आपका दिमाग भटक जाएगा और काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन इन दोनों के कुछ अंधेरे पहलू भी हैं। ऑब्जर्वेशन का अंधेरा पक्ष है ओवरथिंकिंग। जब इंसान हर छोटी डिटेल ऑब्जर्व करने लगे तो उसका दिमाग ओवरलोड हो जाता है। वह हर संकेत को एनालाइज करने लगता है और निर्णय लेने में देर करता है। दूसरी तरफ फोकस का अंधेरा पक्ष है टनल विजन। जब इंसान सिर्फ एक चीज पर एक्सट्रीम फोकस करता है तो वो बड़ी तस्वीर खो देता है। उदाहरण के लिए, एक बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करे और मार्केट ट्रेंड्स ऑब्जर्व न करे तो अंत में कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए फोकस और ऑब्जर्वेशन को साथ साथ इस्तेमाल करना ही असली बुद्धिमानी है। पहले ऑब्जर्वेशन से पूरी स्थिति समझो, फिर फोकस से उसमें से जरूरी हिस्से पर गहराई से काम करो। यह बैलेंस ही हाइपर ऑब्जर्वेशन और हाइपर फोकस की नींव है। अब सवाल है, क्या हम इन दोनों को ट्रेन कर सकते हैं? हाँ, ऑब्जर्वेशन को ट्रेन करने का तरीका है माइंडफुलनेस और अवेयरनेस प्रैक्टिसेस। जब आप चलते हो तो अपने आसपास की चीजें देखो, पेड़ों का रंग, हवा की आवाज, लोगों की चाल। अपने सेंसेस को शार्पन करो। धीरे धीरे आपका दिमाग उन डिटेल्स को पकड़ने लगेगा जो पहले छूट जाते थे। फोकस को ट्रेन करने का तरीका है डीप वर्क और मोनोटास्किंग। कोई काम चुनो और तय करो कि अगले 30 मिनट सिर्फ वही करोगे। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग लंबे समय तक एक चीज पर टिकने लगेगा। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन और फोकस दोनों एक कॉइन के दो पहलू हैं। ऑब्जर्वेशन आपको डेटा देता है और फोकस आपको क्लैरिटी देता है। एक शार्प ऑब्जर्वर बिना फोकस के शैलो होगा और एक फोकस्ड इंसान बिना ऑब्जर्वेशन के ब्लाइंड होगा। जब दोनों मिलते हैं तभी इंसान सच में हाइपर अवेयर और हाइपर प्रोडक्टिव बनता है। इतिहास में कई महान लोगों ने इस बैलेंस को मास्टर किया। लियोनार्डो दा विंची हर चीज ऑब्जर्व करता था, पानी का बहाव, जानवरों की चाल, इंसान की हड्डियों की बनावट। उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी गहरी थी कि वह छोटी सी डिटेल में ब्यूटी और पैटर्न देख लेता था। लेकिन उसी के साथ उसका फोकस इतना मजबूत था कि वह अपनी ऑब्जर्वेशंस को आर्ट और इन्वेंशंस में बदल देता था। आज की दुनिया में यही स्किल सबसे दुर्लभ है। सोशल मीडिया और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ने हमारी ऑब्जर्वेशन को सतही और फोकस को कमजोर कर दिया है। हम एक साथ 100 चीजें देखना चाहते हैं, लेकिन किसी पर गहराई से ध्यान नहीं दे पाते। यही कारण है कि जो लोग इस बैलेंस को वापस पा लेते हैं वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। फोकस वर्सेस ऑब्जर्वेशन हमें यह सिखाता है कि दोनों में से कोई भी अकेला पर्याप्त नहीं है। एक आपको सतर्क और अवेयर बनाता है, दूसरा आपको प्रोडक्टिव और गहरा। अगर आप सिर्फ ऑब्जर्वर हो तो आप थिंकर बनोगे, लेकिन डूअर नहीं। अगर आप सिर्फ फोकस्ड हो तो आप वर्कर बनोगे, लेकिन विजनरी नहीं। लेकिन अगर आप दोनों को जोड़ते हो तो आप लीडर और क्रिएटर दोनों बन सकते हो। यानी असली मास्टरी है, पहले ऑब्जर्वर बनो, फिर फोकसर। पहले पूरी तस्वीर देखो, फिर उसमें से जरूरी हिस्से को चुनकर उसमें गहराई से उतरो। यही है हाइपर ऑब्जर्वेशन
और हाइपर फोकस का संतुलन। सेलेक्टिव अटेंशन। दुनिया हर पल हमें लाखों सूचनाएं देती है। हवा की हल्की सरसराहट, किसी गाड़ी का इंजन, लोगों की बातें, मोबाइल की नोटिफिकेशन, शरीर के अंदर धड़कता दिल, ये सब सिग्नल्स लगातार हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। लेकिन सवाल है कि हम इनमें से बहुत कम चीजों को ही क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब है सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन वह प्रक्रिया है जिसके जरिए हमारा दिमाग तय करता है कि किस चीज पर ध्यान लगाना है और किसे अनदेखा कर देना है। आप भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चल रहे हो। चारों तरफ शोर है, गाड़ियां, हॉर्न, लोग, दुकानों से आती आवाजें। लेकिन तभी कोई आपका नाम पुकारता है। तुरंत आपका ध्यान उस आवाज की तरफ चला जाता है। यही सिलेक्टिव अटेंशन है। सिलेक्टिव अटेंशन की नींव दिमाग के उस हिस्से में है जिसे वैज्ञानिक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएएस कहते हैं। यह आपके ब्रेनस्टेम में मौजूद एक फिल्टर है। यह फिल्टर हमेशा काम करता रहता है और सिग्नल्स को सॉर्ट करता है। आरएएस उन सूचनाओं को प्रायोरिटी देता है जो आपके लिए मीनिंगफुल है और बाकी को बैकग्राउंड में धकेल देता है। इसीलिए जब कोई आपका नाम लेता है तो आप इंस्टेंटली अलर्ट हो जाते हो। आपका नाम आपके दिमाग से के लिए हाई प्रायोरिटी कैटेगरी में है। सिलेक्टिव अटेंशन के बिना सर्वाइवल असंभव होता। कल्पना करो कि अगर हम हर आवाज, हर रोशनी और हर सेंसेशन को बराबर महत्व देते तो हमारा दिमाग ओवरलोड होकर पंगु हो जाता। कुछ सेकंड में ही हम कोलैप्स कर जाते। सिलेक्टिव अटेंशन हमें केओस से बचाकर क्लैरिटी देता है। यह उसी तरह है जैसे एक डार्क रूम में टॉर्च जलाना। अंधेरे में सब कुछ मौजूद है, लेकिन आप सिर्फ वही देखते हो जहां रोशनी जाती है। अब इस प्रक्रिया को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को देखना जरूरी है, कॉकटेल पार्टी इफेक्ट और इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। कॉकटेल पार्टी इफेक्ट बताता है कि भीड़भाड़ और शोर के बीच भी हमारा दिमाग मीनिंगफुल चीजों को पकड़ सकता है। जैसे पार्टी में लोग इधर उधर बातें कर रहे हो, लेकिन अगर कोई दूर से आपका नाम लेता है तो आपका ध्यान तुरंत उधर खिंच जाएगा। दिमाग सेलेक्टिव फिल्टर लगाकर रेलेवेंट चीज को एम्पलीफाई करता है। दूसरी तरफ इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस बताता है कि सेलेक्टिव अटेंशन कभी कभी हमें ब्लाइंड भी बना देता है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में लोगों से कहा गया कि वे स्क्रीन पर बास्केटबॉल पासिंग गिने। लगभग आधे लोगों ने ध्यान से गिना, लेकिन उन्होंने यह नोटिस ही नहीं किया कि बीच में एक आदमी गोरिल्ला का सूट पहनकर आराम से गुजर गया था। क्यों? क्योंकि सेलेक्टिव अटेंशन सिर्फ उसी चीज को अलाउ कर रहा था जो टास्क से जुड़ी थी। बाकी सबको इग्नोर कर दिया गया। सिलेक्टिव अटेंशन का काम सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों पर भी लागू होता है। जब आप डीपली सोच रहे होते हो तो दिमाग इरेलीवेंट थॉट्स को दबाकर सिर्फ रेलिवेंट थॉट को एक्टिव रखता है। यही वजह है कि रिसर्च करते समय आपको छोटी छोटी डिटेल्स याद रहती है, लेकिन रैंडम बातें याद नहीं रहती। अब यहां एक गहरी बात आती है। सेलेक्टिव अटेंशन सिर्फ न्यूट्रल प्रोसेस नहीं है, बल्कि यह बायस से भरा हुआ है। आपका दिमाग वही चीजें चुनता है जिनसे आप जुड़े हुए हो या जिनसे आपको डर या रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप एंग्शियस इंसान हो तो सेलेक्टिव अटेंशन हर छोटे खतरे पर जूम करेगा। अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो तो सेलेक्टिव अटेंशन उसी पैशन से जुड़ी चीजों को बार बार सामने लाएगा। इसका मतलब यह है कि सेलेक्टिव अटेंशन आपकी रियलिटी को शेप करता है। दो लोग एक ही जगह खड़े हो और एक ही सीन देखे, लेकिन दोनों की रियलिटी अलग होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेक्टिव फिल्टर अलग है। एक बिजनेसमैन क्राउड में कस्टमर बिहेवियर देखेगा, एक आर्टिस्ट रंग और पैटर्न्स देखेगा, और एक थीफ लोगों की पॉकेट्स और बैग्स पर नजर रखेगा। वही दुनिया, लेकिन अलग रियलिटी। सिलेक्टिव अटेंशन को समझने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने विजुअल सर्च टास्क्स जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए। इनमें लोगों को स्क्रीन पर कई ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि कोई खास ऑब्जेक्ट ढूंढे। पाया गया कि सिलेक्टिव अटेंशन उन फीचर्स को हाईलाइट कर देता है
जो रेलिवेंट है, और बाकी सब बैकग्राउंड में फेड हो जाते हैं। यही कारण है कि जब आप कोई नई कार खरीदते हो तो अचानक सड़क पर वही कार हर जगह दिखने लगती है। कार पहले भी थी, लेकिन सेलेक्टिव अटेंशन अब उसे हाईलाइट कर रहा है। लेकिन सेलेक्टिव अटेंशन हमेशा फायदेमंद नहीं होता। कभी कभी यह हमें नैरो बना देता है। हम एक चीज पर इतना ध्यान लगा लेते हैं कि बड़ी तस्वीर मिस कर जाते हैं। इसे अटेंशनल टनल कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक ड्राइवर कभी कभी स्पीडोमीटर पर इतना फोकस करता है कि आगे की सड़क पर आ रही गाड़ी देखना भूल जाता है। सिलेक्टिव अटेंशन डेप्थ देता है, लेकिन साथ ही ब्लाइंड स्पॉट भी बनाता है। अब सवाल है, क्या हम सिलेक्टिव अटेंशन को ट्रेन कर सकते हैं? हाँ, माइंडफुलनेस मेडिटेशन इसका सबसे बड़ा टूल है। जब आप ध्यान से सांस पर फोकस करते हो और फिर अपने भटकते विचारों को जेंटली वापस लाते हो, तो आप सेलेक्टिव अटेंशन को कंट्रोल करना सीखते हो। रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन करने वालों में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पैराइटल एरियाज ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। इसका मतलब है कि उनका ध्यान ज्यादा स्टेबल और कंट्रोलेबल होता है। इसके अलावा सिलेक्टिव अटेंशन को ट्रेन करने के लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी है, जैसे विजुअल स्कैनिंग ड्रिल्स। किसी कॉम्प्लेक्स पिक्चर को देखो और उसमें से छोटे छोटे डिटेल्स ढूंढो। मेमोरी गेम्स, रैंडम नंबर्स या पैटर्न्स को याद करके डिस्ट्रैक्टर्स के बीच रिकॉल करना। ये सब दिमाग के फिल्टर्स को शार्प बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है लाइफस्टाइल। सिलेक्टिव अटेंशन सबसे अच्छा तब काम करता है जब आपका दिमाग फ्रेश हो। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते, ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो या डिजिटल ओवरलोड में फंसे रहते हो, तो फिल्टर्स कमजोर हो जाते हैं। यही कारण है कि नींद, प्रॉपर रेस्ट और मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस सिलेक्टिव अटेंशन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। सिलेक्टिव अटेंशन हमें यह सिखाता है कि हमारी परसेप्शन ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम वो नहीं देखते जो वास्तव में है, बल्कि हम वो देखते हैं जिसे हमारा दिमाग चुनता है। हमारी दुनिया हमारी सेलेक्टिव परसेप्शन का रिफ्लेक्शन है। यही कारण है कि अगर आप अपनी अटेंशन को ट्रेन करते हो, तो आप अपनी रियलिटी को भी बदल सकते हो। इतिहास में कई महान लोग सिलेक्टिव अटेंशन मास्टर्स रहे हैं। शर्लॉक होल्म्स का फिक्शनल कैरेक्टर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वह हर इरेलीवेंट चीज को फिल्टर करके सिर्फ रेलेवेंट डिटेल पर ध्यान देता है। इसी तरह सैनिक, सर्जन्स और एथलीट्स सेलेक्टिव अटेंशन की ट्रेनिंग से एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं। वे डिस्ट्रैक्शंस को अनदेखा करके वही पकड़ते हैं जो मिशन या परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिकल है। सेलेक्टिव अटेंशन का अंधेरा पहलू यह है कि यह मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवर्टाइजर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर ऐसे सिग्नल्स क्रिएट करते हैं जो आपके फिल्टर्स को हाईजैक कर लें। नोटिफिकेशन साउंड, ब्राइट कलर्स, रिपीटेटिव एड्स, ये सब आपके सेलेक्टिव अटेंशन को अट्रैक्ट करके आपकी फोकस पावर को वीकन कर देते हैं। यही कारण है कि मॉडर्न वर्ल्ड में सेलेक्टिव अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी है। सेलेक्टिव अटेंशन हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत वही है जिस पर हम ध्यान लगाते हैं। अगर हम इसे कॉन्शियसली ट्रेन करें, तो हम दुनिया को वैसे देख सकते हैं जैसे ऑर्डिनरी लोग कभी नहीं देख पाते। लेकिन अगर हम इसे अनकंट्रोल्ड छोड़ दें, तो हमारी रियलिटी दूसरों के कंट्रोल में चली जाएगी। माइंडफुल मेटाकॉग्निशन। हम हर दिन सैकड़ों विचारों से घिरे रहते हैं। सुबह उठते ही दिमाग चलना शुरू कर देता है। आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, कौन सा काम पेंडिंग है, किससे बात करनी है। अक्सर ये विचार इतने तेज और अनकंट्रोलेबल होते हैं कि हमें लगता है कि हम अपने विचारों के मालिक नहीं, बल्कि उनके गुलाम हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि इंसान के पास एक खास क्षमता है जो उसे बाकी जीवों से अलग बनाती है। इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी सोच पर सोच। और जब यही मेटाकॉग्निशन ध्यान और माइंडफुलनेस से जुड़ता है, तो बनता है एक बेहद शक्तिशाली टूल, माइंडफुल मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब है आप सिर्फ सोच नहीं रहे,
बल्कि अपनी सोच को ऑब्जर्व भी कर रहे हो। ये वैसा ही है जैसे दिमाग में एक इनर आई खुल जाना। सामान्य इंसान ट्रैफिक में फंसा है और गुस्सा कर रहा है, लेकिन मेटाकॉग्निशन वाला इंसान वही गुस्सा महसूस करते हुए यह भी ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है, मेरी सांसें तेज हो रही है, मेरा दिमाग छिड़छिड़ा हो रहा है। यही अवेयरनेस उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब जब हम माइंडफुलनेस जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट पर बिना किसी जजमेंट के ध्यान देना। माइंडफुल मेटाकॉग्निशन यानी आप न सिर्फ अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हो, बल्कि आप उन्हें बिना रिएक्ट किए देखते हो। ये आपको अपने ध्यान को ट्रेन करने और हाइपर ऑब्जर्वेशन तक पहुंचने की सीधी राह देता है। विज्ञान बताता है कि माइंडफुल मेटाकॉग्निशन के दौरान दिमाग के दो बड़े नेटवर्क्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। पहला है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन। ये तब एक्टिव होता है जब आपका दिमाग भटक रहा होता है, सपने देख रहा होता है, पास्ट और फ्यूचर में घूम रहा होता है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क। ये तब एक्टिव होता है जब आप किसी काम पर फोकस कर रहे होते हो। मेडिटेशन और माइंडफुल प्रैक्टिसेस इन दोनों नेटवर्क्स को बैलेंस करना सिखाते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाता है कि कब भटकना है और कब शार्पली फोकस करना है। एक साधारण उदाहरण से समझो। मान लो आप किताब पढ़ रहे हो, अचानक ध्यान भटकता है। आप सोचने लगते हो कि कल क्या हुआ था या अगले हफ्ते क्या करना है। नॉर्मल सिचुएशन में आप बिना जाने किताब पढ़ते हुए भी लॉस्ट रहते हो, लेकिन अगर आपके पास माइंडफुल मेटाकॉग्निशन है तो आप इंस्टेंटली पकड़ लोगे कि मेरा ध्यान भटक गया है। आप खुद को जेंटली वापस किताब पर लाओगे। यही स्किल बार बार प्रैक्टिस करने से इतनी मजबूत हो जाती है कि आप डिस्ट्रैक्शंस पर तुरंत नजर डालकर उन्हें छोड़ सकते हो। माइंडफुल मेटाकॉग्निशन का सीधा असर ऑब्जर्वेशन पर पड़ता है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो आप नेचुरली बाहरी दुनिया की डिटेल्स भी बेहतर ऑब्जर्व करने लगते हो। आपकी अवेयरनेस शार्पन हो जाती है क्योंकि आपका दिमाग अब हर सटल बदलाव पकड़ने के लिए ट्रेन्ड है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि माइंडफुलनेस करने वालों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ज्यादा डेवलप्ड होता है। ये दोनों एरियाज अटेंशन कंट्रोल और एरर डिटेक्शन से जुड़े हैं। इसका मतलब यह है कि माइंडफुल मेटाकॉग्निशन आपके न्यूरल सर्किट्स को लिटरली बदल देता है। आप सिर्फ शांत नहीं होते, बल्कि आपकी कॉग्निटिव शक्ति बढ़ जाती है। अब जरा इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स देखें। पहला, इमोशन रेगुलेशन। जब आप अपने गुस्से, डर या दुख को ऑब्जर्व करने लगते हो तो आप उनके गुलाम नहीं रहते। आप कहते हो, ठीक है, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे रिएक्ट नहीं करना है। इससे आपके अंदर एक काल्म स्ट्रेंथ आती है। यही शक्ति डिटेक्टिव्स, नेगोशिएटर्स और लीडर्स के पास होती है। दूसरा, फोकस रिकवरी। हर इंसान का ध्यान भटकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे नोटिस करके वापस लाता है और कोई बिना नोटिस किए भटकता रहता है। माइंडफुल मेटाकॉग्निशन आपको बार बार फोकस रिकवर करने की क्षमता देता है। यही रीजन है कि लंबे प्रोजेक्ट्स या डीप वर्क करने वाले लोग माइंडफुलनेस को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, डीप ऑब्जर्वेशन। जब आप माइंडफुल होते हो तो आप छोटी छोटी चीजों को देखना शुरू कर देते हो, जैसे किसी इंसान की माइक्रो एक्सप्रेशंस, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज। ये सब डिटेल्स नॉर्मल इंसान मिस कर देता है, लेकिन माइंडफुल ऑब्जर्वर तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन इस स्किल का एक अंधेरा पहलू भी है। अगर आप माइंडफुलनेस को गलत तरह से इस्तेमाल करो तो आप ओवर अवेयरनेस का शिकार हो सकते हो। यानी हर चीज को ऑब्जर्व करके एनालाइज करना और कभी एक्शन न लेना। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। इसलिए माइंडफुल मेटाकॉग्निशन का असली मकसद सिर्फ अवेयरनेस नहीं, बल्कि बैलेंस्ड अवेयरनेस है। देखना और समझना, लेकिन साथ ही जरूरत पड़ने पर डिसाइसिव एक्शन लेना। माइंडफुल मेटाकॉग्निशन को ट्रेन करने का सबसे आसान तरीका है ब्रेथ अवेयरनेस। बस बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो।
हर बार जब आपका ध्यान भटके, उसे जेंटली वापस सांस पर लाओ। यही सिंपल प्रैक्टिस आपके दिमाग में नया सर्किट बनाती है। धीरे धीरे आप हर डिस्ट्रैक्शन को पकड़ने और छोड़ने में एक्सपर्ट हो जाओगे। दूसरा तरीका है बॉडी स्कैन। इसमें आप धीरे धीरे अपने शरीर के हर हिस्से को ऑब्जर्व करते हो, सिर से पैर तक। इससे आपकी सेंसरी अवेयरनेस शार्प होती है। जब आप अपने शरीर की हल्की संवेदनाओं को पकड़ सकते हो, तो बाहरी दुनिया की डिटेल्स ऑब्जर्व करना भी आसान हो जाता है। तीसरा तरीका है थॉट लेबलिंग। जब कोई विचार आता है, तो उसे नाम दो। ये डर का विचार है, ये खुशी का विचार है, ये याद का विचार है। जब आप विचार को नाम देते हो, तो आप उससे दूरी बना लेते हो। वो विचार अब आप नहीं रहते, बस एक ऑब्जर्व्ड घटना बन जाता है। यही मेटाकॉग्निशन की ताकत है। इतिहास में कई महान परंपराओं ने माइंडफुल मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल किया है। बौद्ध ध्यान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साधु घंटों बैठकर सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करते थे। इसी प्रक्रिया से उन्होंने गहरी मानसिक शांति और असाधारण ऑब्जर्वेशन स्किल्स हासिल की। वहीं आधुनिक न्यूरोसाइंस अब यह साबित कर चुका है कि माइंडफुलनेस से अटेंशन कंट्रोल सर्किट्स मजबूत होते हैं। माइंडफुल मेटाकॉग्निशन हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति सिर्फ बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को ऑब्जर्व करने में है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं के स्पेक्टेटर बन जाते हो, तो आपके अंदर क्लैरिटी आती है, और यही क्लैरिटी बाहर की दुनिया को हाइपर ऑब्जर्व करने में बदल जाती है। यानी माइंडफुल मेटाकॉग्निशन वह इनर लेंस है जिससे आप पहले अपने दिमाग को देखते हो और फिर उसी शार्पन्ड लेंस से दुनिया को। यह लेंस आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है और फोकस को बार बार रिकवर करने की क्षमता देता है। सेंसरी ट्रेनिंग इंसान का पूरा अनुभव 5 इंद्रियों पर आधारित है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं और स्वाद लेते हैं, वही हमारी दुनिया बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी इंद्रियां वैसी ही है जैसी हमें जन्म से मिली थी, या क्या उन्हें और तेज किया जा सकता है? विज्ञान कहता है कि हमारी इंद्रियां ट्रेन की जा सकती है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सेंसरी ट्रेनिंग कैसे हमें हाइपर ऑब्जर्वेशन तक ले जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं दृष्टि की। इंसान की आंखें बेहद शक्तिशाली है, लेकिन अक्सर हम उनका पूरा इस्तेमाल नहीं करते। हमारी आंखें हर सेकंड लाखों सिग्नल्स भेजती है, लेकिन सेलेक्टिव अटेंशन की वजह से हम उनमें से बहुत कम पकड़ पाते हैं। सेंसरी ट्रेनिंग के जरिए हम अपनी विजन को शार्पन कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आंखें अचानक दूर तक देखने लगेंगी, बल्कि इसका मतलब है कि हम छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ना सीखेंगे। उदाहरण के लिए, सैनिक और डिटेक्टिव्स अक्सर विजुअल स्कैनिंग ड्रिल्स करते हैं। इसमें वे किसी कॉम्प्लेक्स सीन को देखते हैं और उसमें हिडन डिटेल्स ढूंढते हैं। धीरे धीरे उनका दिमाग ट्रेंड हो जाता है कि भीड़ में भी सबसे सटल बदलाव पकड़ सके। दृष्टि को ट्रेन करने का दूसरा तरीका है स्लो ऑब्जर्वेशन। आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाइए और उसे डिटेल में देखिए। उसकी टेक्सचर, रंगों के हल्के फर्क, उसकी छाया, उसका आकार। जब आप इस तरह देखते हो, तो आप अपनी आंखों और दिमाग को सिखाते हो कि चीजों को सतही तौर पर नहीं, बल्कि गहराई से देखना है। यही आदत आपको हर जगह अनयूजुअल पैटर्न्स नोटिस करने में सक्षम बनाती है। अब बात करते हैं श्रवण की। हमारी सुनने की क्षमता अक्सर बैकग्राउंड नॉइज में खो जाती है, लेकिन ट्रेन्ड ईयर्स बैकग्राउंड से भी मीनिंगफुल सिग्नल्स निकाल सकते हैं। म्यूजिशियंस और साउंड इंजीनियर्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वे किसी भी गाने में छोटे से छोटा इंस्ट्रूमेंट या गलत नोट पकड़ लेते हैं, जबकि आम इंसान को फर्क भी नहीं पड़ता। यही स्किल डिटेक्टिव्स और नेगोशिएटर्स भी इस्तेमाल करते हैं। वे किसी की आवाज के उतार चढ़ाव, उसकी पॉज और उसकी ब्रीदिंग से उसका इमोशनल स्टेट पहचान लेते हैं। श्रवण को ट्रेन करने का सबसे आसान तरीका है माइंडफुल लिसनिंग।
जब कोई बोल रहा हो तो सिर्फ सुनो, बीच में इंटरप्ट मत करो, जवाब मत सोचो, सिर्फ उसकी आवाज, उसके शब्द और उसके टोन को अब्जॉर्ब करो। इसके अलावा आप नेचर साउंड्स का अभ्यास कर सकते हो। जंगल, नदी, बारिश की आवाज, इनको ध्यान से सुनने से आपका दिमाग सटल वेरिएशंस पकड़ना सीखता है। तीसरी इंद्री है स्पर्श। हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन टच हमें एनवायरनमेंट के बारे में बहुत गहरी जानकारी देता है। ब्लाइंड लोगों की टच सेंस इतनी शार्प हो जाती है कि वे हल्के से स्पर्श से मटेरियल्स और शेप्स को पहचान लेते हैं। सेंसरी ट्रेनिंग में आप टेक्सचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कपड़े, पत्थर, लकड़ी। अपनी उंगलियों से महसूस करो कि इन सब में क्या फर्क है। ये छोटा अभ्यास आपके टैक्टाइल सेंसिटिविटी को तेज कर देगा। चौथी इंद्रिय है गंध। स्मेल हमारी मेमोरी और इमोशन से गहराई से जुड़ा है। यही कारण है कि किसी परफ्यूम की गंध आपको अचानक कई साल पुरानी याद दिला देती है। सोल्जर्स और हंटर्स अक्सर अपनी स्मेल सेंस का इस्तेमाल करते हैं। वे हवा में सटल बदलावों से खतरे को पहचान लेते हैं। आप भी अपनी स्मेल सेंस को ट्रेन कर सकते हो। अलग अलग मसाले, फूल, ऑयल्स को सूंघकर उनकी पहचान सीखो। धीरे धीरे आपकी नाक छोटी छोटी गंधों में फर्क पकड़ने लगेगी। पांचवी इंद्री है स्वाद। ये सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि अवेयरनेस के लिए भी है। शेफ्स और वाइन टेस्टर्स अपनी टंग को इस स्तर तक ट्रेन कर लेते हैं कि वे छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स तक पहचान लेते हैं। ये स्किल सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि कंसंट्रेशन का भी है। जब आप ध्यान से स्वाद पर ध्यान लगाते हो तो आप नेचुरली माइंडफुल हो जाते हो। लेकिन सेंसरी ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल सेंसेस को तेज करना नहीं है। असली शक्ति तब आती है जब आप मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन करते हो, यानी आपकी इंद्रियां मिलकर काम करें। न्यूरोसाइंस बताता है कि दिमाग सेंसरी इनपुट्स को इंटीग्रेट करके एक कोहेरेंट रियलिटी बनाता है। अगर आप सेंसेस को अलग अलग शार्पन करते हो, तो जब वे मिलकर काम करते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। अब सोचो कि अगर आपकी साइट शार्प हो, हीरिंग डिटेल पकड़ ले, टच सेंसिटिव हो, स्मेल सटल हो और टेस्ट रिफाइंड हो, तो आप कितनी ज्यादा चीजें ऑब्जर्व कर पाओगे। यही है हाइपर ऑब्जर्वेशन का रास्ता। लेकिन सेंसरी ट्रेनिंग आसान नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी सेंसेस लगातार ओवरलोड होती है। ब्राइट स्क्रीन्स, लाउड नॉइजेस, आर्टिफिशियल स्मेल्स और फास्ट फूड ने हमारी नेचुरल सेंसेस को डल कर दिया है। ट्रेनिंग का मतलब है इस डलनेस को हटाना और सेंसेस को फिर से नेचुरली एक्टिव करना। इसका पहला कदम है डिजिटल डिटॉक्स। कुछ समय के लिए स्क्रीन्स और आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन से दूरी बनाना। इसके बाद नेचर एक्सपोजर, जंगल, नदी, खेत, जहां सेंसेस नेचुरली एक्टिवेट होती है। सेंसरी ट्रेनिंग का एक और तरीका है आर्ट और क्रिएटिविटी। जब आप पेंटिंग करते हो तो आप रंगों को गहराई से ऑब्जर्व करते हो। जब आप म्यूजिक सीखते हो तो आप सटल नोट्स पकड़ते हो। जब आप कुकिंग करते हो तो आप स्वाद और गंध पर ध्यान लगाते हो। ये सब एक्टिविटीज आपकी सेंसेस को रिफाइन करती है। सैनिकों, एथलीट्स और सिपाहीज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सेंसरी शार्पनिंग एक कोर हिस्सा होता है। वे अपनी आईज को छोटे मूवमेंट्स पकड़ने के लिए ट्रेन करते हैं, ईयर्स को डिस्टेंट सिग्नल सुनने के लिए और नोज को केमिकल चेंजेस पकड़ने के लिए। यही ट्रेनिंग उन्हें ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाती है। सेंसरी ट्रेनिंग का अंधेरा पहलू भी है। अगर आप सेंसेस को बहुत शार्पन कर लो तो आप ओवर स्टिमुलेशन का शिकार हो सकते हो। हर छोटी आवाज डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, हर सटल गंध परेशान कर सकती है। इसलिए बैलेंस जरूरी है। सेंसेस शार्पन होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल के साथ। अवेयरनेस ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ओवरलोड नहीं। सेंसरी ट्रेनिंग हमें यह सिखाती है कि हाइपर ऑब्जर्वेशन कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि हमारी डेली सेंसेस का प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। जब आप देखना सीखते हो, सुनना सीखते हो, महसूस करना सीखते हो, सूंघना और चखना सीखते हो, तभी आप वास्तव में ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। मेमोरी एंड ऑब्जर्वेशन
मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है उसकी स्मृति। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं, वह सिर्फ उस पल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका अंश हमारी स्मृति में दर्ज हो जाता है। यही स्मृति हमें आगे की जिंदगी में चीजों को समझने, जोड़ने और सीखने की क्षमता देती है। लेकिन ऑब्जर्वेशन और मेमोरी का रिश्ता साधारण नहीं है। जितना अच्छा आप ऑब्जर्व करते हो, उतना ही गहरा इम्प्रिंट आपकी मेमोरी में बनता है। और जितनी मजबूत आपकी मेमोरी है, उतना ही शार्प आपका ऑब्जर्वेशन बनता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है देखना और पकड़ना, लेकिन मेमोरी ही उसे टिकाती है। मान लीजिए आप भीड़ में किसी आदमी को देखते हो। उसकी आंखें, उसकी चाल, उसके कपड़े, ये सब आपकी आंखों के सामने आते हैं। लेकिन अगर आपकी मेमोरी वीक है, तो ये डिटेल्स थोड़ी देर में गायब हो जाएंगी। जबकि अगर आपकी मेमोरी ट्रेंड है, तो आप महीनों बाद भी उस इंसान का चेहरा याद कर सकते हो। यही कारण है कि डिटेक्टिव्स और आर्टिस्ट मेमोरी ट्रेनिंग करते हैं, ताकि उनका ऑब्जर्वेशन मीनिंगफुल हो सके। अब जरा समझते हैं कि मेमोरी के कौन से प्रकार ऑब्जर्वेशन से सबसे ज्यादा जुड़े हैं। सबसे पहले है वर्किंग मेमोरी। ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज है, यानी जो चीज आप अभी देख रहे हो, उसका इमीडिएट इंप्रेशन। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी फोन नंबर को सुनते हो और थोड़ी देर याद रखते हो, तो यह वर्किंग मेमोरी का काम है। ऑब्जर्वेशन के समय वर्किंग मेमोरी क्रिटिकल होती है, क्योंकि वही तय करती है कि आप डिटेल्स को होल्ड करके उनसे पैटर्न्स बना सकते हो या नहीं। अगर वर्किंग मेमोरी कमजोर है, तो आप ऑब्जर्व तो कर लोगे, लेकिन तुरंत भूल भी जाओगे। दूसरा प्रकार है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें आपकी यादें, सीख, एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड रहते हैं। ऑब्जर्वेशन का बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म मेमोरी पर निर्भर करता है। जब आप किसी नए ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो आपका दिमाग उसे कंपेयर करता है पुरानी यादों से। अगर मैच मिलता है, तो आप तुरंत उसे पहचान लेते हो। जैसे आप भीड़ में अचानक अपने बचपन के दोस्त को देख लेते हो, क्योंकि उसकी छवि पहले से लॉन्ग टर्म मेमोरी में मौजूद थी। तीसरा है प्रोसीजरल मेमोरी। यह मेमोरी आपके एक्शंस और स्किल्स से जुड़ी होती है, जैसे साइकिल चलाना या गाड़ी ड्राइव करना। ऑब्जर्वेशन प्रोसीजरल मेमोरी में सटल रोल निभाता है। जब आप बार बार किसी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हो और करते रहते हो, तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है। एक ट्रेन ड्राइवर को सड़क पर हर मूवमेंट जल्दी दिखता है, क्योंकि उसकी प्रोसीजरल मेमोरी ऑब्जर्वेशन को फास्ट प्रोसेस करने लगती है। अब न्यूरोसाइंस बताता है कि ऑब्जर्वेशन और मेमोरी एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं। जब आप डिटेल ऑब्जर्व करते हो, तो हिपोकैम्पस, दिमाग का मेमोरी सेंटर, उस डिटेल को एनकोड करता है। अगर डिटेल ज्यादा मीनिंगफुल या इमोशनल हो, तो एनकोडिंग और भी स्ट्रांग हो जाती है। यही कारण है कि आप किसी बोरिंग लेक्चर की बातें भूल जाते हो, लेकिन किसी एक्सीडेंट की हर डिटेल सालों तक याद रहती है। इमोशन मेमोरी को ग्लू की तरह मजबूत करता है, लेकिन यह रिश्ता एक तरफा नहीं है। मेमोरी भी ऑब्जर्वेशन को प्रभावित करती है। जब आप किसी सीन को देखते हो, तो आप उसे न्यूट्रल नहीं देखते। आपकी मेमोरी उस सीन को शेप करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले किसी कुत्ते के साथ बुरा अनुभव किया है, तो अगली बार जब आप कुत्ता देखोगे, आपका ऑब्जर्वेशन उस मेमोरी से प्रभावित होगा। यानी आप सटल संकेतों को डर के लेंस से देखोगे। यही कारण है कि मेमोरी और ऑब्जर्वेशन का कॉम्बिनेशन आपकी परसेप्शन को यूनिकली योर्स बनाता है। अब सवाल है कि मेमोरी ऑब्जर्वेशन को कैसे शार्पर बनाती है। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है, तो आप कंपैरिजंस जल्दी कर पाते हो। डिटेक्टिव्स इसका इस्तेमाल करते हैं। वे क्राइम सीन पर डिटेल्स ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें अपनी मेमोरी के पैटर्न से जोड़ते हैं। अगर कोई चीज अनयूजुअल लगती है, तो वे तुरंत पकड़ लेते हैं, क्योंकि मेमोरी उन्हें बताती है कि यह नॉर्मल पैटर्न से अलग है। आर्टिस्ट्स और राइटर्स भी इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। वे बार बार डिटेल्स ऑब्जर्व करते हैं और मेमोरी में स्टोर करते जाते हैं। बाद में वही डिटेल्स उनके आर्ट या राइटिंग में रिफ्लेक्ट होती है। यही कारण है कि एक आर्टिस्ट साधारण चीज में भी
ऐसी ब्यूटी देख लेता है जो दूसरों की आंखों से छूट जाती है। मेमोरी को स्ट्रेंथन करने के लिए ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइजेस की जाती है। एक कॉमन तरीका है कि किसी जगह पर 5 मिनट ऑब्जर्व करो और फिर बिना देखे जितनी डिटेल्स याद आ सकती है उन्हें रिकॉल करो। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे मेमोरी शार्पन हो जाती है। एक और तरीका है मेमोरी पैलेस टेक्निक। इसमें आप डिटेल्स को किसी फेमिलियर जगह से जोड़ते हो। जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप अपने घर के कमरे से जोड़कर याद करते हो। यही टेक्निक शर्लॉक होल्म्स जैसे कैरेक्टर्स की लोकप्रियता का कारण बनी। ऑब्जर्वेशन और मेमोरी दोनों को ट्रेन करने का एक और तरीका है जर्नलिंग। जब आप दिन भर की डिटेल्स लिखते हो तो आपका दिमाग डिटेल्स कैप्चर करने की आदत डालता है। जर्नलिंग आपके ऑब्जर्वेशन को शार्पन करता है, क्योंकि आप जानबूझकर छोटी छोटी चीजें नोट करने लगते हो। साथ ही यह मेमोरी को भी मजबूत करता है, क्योंकि लिखना एनकोड करने की प्रक्रिया को गहरा कर देता है। लेकिन इस सब का एक अंधेरा पहलू भी है। अगर मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो और हर डिटेल गहराई से स्टोर हो जाए तो दिमाग ओवरलोड हो सकता है। कुछ रेयर कंडीशंस में लोगों को फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। वे हर डिटेल को साफ साफ याद रख लेते हैं। सुनने में यह गिफ्ट लगता है, लेकिन यह बोझ भी हो सकता है। इमेजिन करो कि आप हर नेगेटिव एक्सपीरियंस उतनी ही क्लैरिटी से याद रखो जितनी पॉजिटिव को। ऐसे में भूलने की क्षमता भी एक ब्लेसिंग है। मेमोरी और ऑब्जर्वेशन हमें यह सिखाते हैं कि देखना सिर्फ उस पल का एक्ट नहीं है। जब आप देखते हो तो वह ऑब्जर्वेशन मेमोरी में बदलकर आपके फ्यूचर को शेप करता है। हर ऑब्जर्वेशन आपके अंदर एक नया कनेक्शन बना देता है, और यही कनेक्शंस आपकी सोच, आपकी परसेप्शन और आपकी क्रिएटिविटी को गहराई देते हैं। अगर आप हाइपर ऑब्जर्वेंट बनना चाहते हो तो आपको अपनी मेमोरी पर भी काम करना होगा। सिर्फ देखना काफी नहीं है, डिटेल्स को पकड़कर उन्हें रिटेन करना जरूरी है। और अगर आप अपनी मेमोरी को शार्पन करते हो तो ऑब्जर्वेशन का हर सेशन आपके लिए लर्निंग बन जाएगा। फ्लो स्टेट। इंसान का दिमाग सामान्य रूप से हमेशा बटा हुआ रहता है। एक तरफ हम काम कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना है, और साथ ही किसी पुरानी याद या भविष्य की चिंता में भी फंसे रहते हैं। यही कारण है कि हमारा ध्यान अक्सर बिखरा हुआ लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा पल आता है जब हम पूरी तरह से एक काम में डूब जाते हैं। समय जैसे रुक जाता है, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और हम अपने काम में पूरी अब्जॉर्प्शन के साथ लगे रहते हैं। इस अवस्था को विज्ञान में कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट की परिभाषा सबसे पहले मनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्सिंतमिहाली ने दी थी। उन्होंने बताया कि यह वह मानसिक अवस्था है जब इंसान पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में डूब जाता है और उसका परफॉर्मेंस अपनी पीक पर पहुंच जाता है। फ्लो स्टेट में इंसान न ज्यादा एंग्शियस होता है, न बोर होता है, बल्कि परफेक्ट बैलेंस में रहता है। वह पूरी तरह कंट्रोल में महसूस करता है और फिर भी काम एफर्टलेस लगता है। सोचो कि एक म्यूजिशियन गिटार बजा रहा है। उसका हाथ खुद ब खुद कॉर्ड्स बदल रहा है, उसकी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर डांस कर रही है। वह सोच नहीं रहा, वह बस फ्लो में है। एक राइटर लिखते लिखते समय का हिसाब भूल जाता है। एक एथलीट मैदान पर खेलते हुए क्राउड की आवाज, थकान और डर सब भूल जाता है। यही फ्लो स्टेट की शक्ति है। फ्लो स्टेट के दौरान दिमाग में एक खास केमिस्ट्री बनती है। डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन और एंडोर्फिन्स का परफेक्ट बैलेंस होता है। डोपामीन मोटिवेशन और रिवॉर्ड देता है, नोरेपिनेफ्रिन अलर्टनेस और फोकस लाता है, और एंडोर्फिन्स आपको एफर्ट को आसान महसूस कराते हैं। इसके साथ साथ अनांडामाइड नाम का न्यूरोट्रांसमीटर क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और आपको नए नए सॉल्यूशंस दिखाता है। यानी फ्लो सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं है, यह न्यूरोकेमिस्ट्री का ऐसा कॉकटेल है जो इंसान को सुपर ह्यूमन जैसा बना देता है। फ्लो स्टेट के दौरान दिमाग की एक्टिविटी भी बदल जाती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सेल्फ क्रिटिसिज्म और ओवरथिंकिंग का केंद्र है, आंशिक रूप से डीएक्टिवेट हो जाता है।
इसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि उस समय इंसान खुद पर ज्यादा सवाल नहीं करता, बल्कि एक्शन और इंट्यूशन पर भरोसा करता है। इसी वजह से फ्लो स्टेट में काम एफर्टलेस और नेचुरल लगता है। अब सवाल है कि फ्लो स्टेट में पहुंचना कैसे होता है। रिसर्च बताती है कि इसके लिए कुछ कंडीशन जरूरी है। सबसे पहला है चैलेंज स्किल बैलेंस। अगर काम बहुत आसान है तो बोर्डम आएगा, अगर बहुत मुश्किल है तो एंग्जाइटी होगी। फ्लो स्टेट तभी आता है जब काम आपकी स्किल से थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो। उस समय आप पूरी कैपेसिटी से काम करते हो और दिमाग नेचुरली डीप फोकस में चला जाता है। दूसरी कंडीशन है क्लियर गोल्स। फ्लो स्टेट में इंसान को पता होना चाहिए कि उसे करना क्या है। जब गोल्स वेग होते हैं तो ध्यान भटकता है, लेकिन जब आप जानते हो कि अगले 30 मिनट में आपको यह पैराग्राफ लिखना है या ये पजल हल करनी है, तो दिमाग नेचुरली उस पर लॉक हो जाता है। तीसरी कंडीशन है इमीडिएट फीडबैक। फ्लो स्टेट में दिमाग को बार बार सिग्नल्स मिलते हैं कि आप सही जा रहे हो। जैसे एक गेमर को हर जीत पर रिवॉर्ड मिलता है, एक एथलीट को बॉल का सही शॉट इमीडिएट फीडबैक देता है। ये फीडबैक डोपामिन रिलीज करता है और दिमाग को आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। फ्लो स्टेट के फायदे गहरे हैं। सबसे पहला फायदा है प्रोडक्टिविटी। रिसर्च कहती है कि फ्लो स्टेट में इंसान नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। दूसरा फायदा है क्रिएटिविटी। अनएंडमाइड और डोपामिन की वजह से आप नए नए कनेक्शंस बनाते हो। इसी वजह से कई राइटर्स और साइंटिस्ट अपने सबसे अच्छे आइडियाज फ्लो स्टेट में लाते हैं। तीसरा फायदा है सेटिस्फैक्शन। फ्लो स्टेट में इंसान खुद को पर्पस और फुलफिलमेंट से जुड़ा हुआ महसूस करता है। यही कारण है कि इसे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहा जाता है। लेकिन फ्लो स्टेट सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं है, इसका अंधेरा पक्ष भी है। कभी कभी लोग फ्लो को गलत एक्टिविटीज में पाते हैं, जैसे वीडियो गेम्स, गैम्बलिंग या एडिक्टिव हैबिट्स। वहां भी वही न्यूरोकेमिस्ट्री बनती है, लेकिन उसका आउटकम कंस्ट्रक्टिव नहीं होता। फ्लो की असली शक्ति तभी है जब आप इसे मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल करते हो। फ्लो स्टेट तक पहुंचने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस काम आती है। सबसे पहले है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। मोबाइल नोटिफिकेशंस और इंटरप्शंस फ्लो को तोड़ देते हैं। दूसरा है टाइम ब्लॉकिंग। एक काम के लिए अनइंटरप्टेड समय तय करना जरूरी है। तीसरा है डीप वर्क प्रैक्टिस, यानी डिलिबरेटली चैलेंजिंग टास्क करना ताकि दिमाग फ्लो में जाने की आदत डाले। चौथा है माइंडफुलनेस। मेडिटेशन करने वाले लोग जल्दी फ्लो में पहुंच जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग ऑलरेडी अटेंशन कंट्रोल में ट्रेंड होता है। फ्लो स्टेट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि इसमें इंसान खुद को भूल जाता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस गायब हो जाती है। लेकिन जब काम पूरा होता है और इंसान पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे लगता है कि उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया। यही एफर्टलेस मास्टरी की अवस्था है। इतिहास और कला में फ्लो स्टेट के अनगिनत उदाहरण हैं। पेंटर्स घंटों कैनवस के सामने बैठे रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब दिन रात में बदल गया। मैथमेटिशियंस इक्वेशंस में ऐसे खो जाते हैं कि खाना पीना भूल जाते हैं। मार्शल आर्टिस्ट्स फाइट के बीच फ्लो में चले जाते हैं और उनके मूव्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। यही अवस्था इंसान की असली पोटेंशियल को अनलॉक करती है। फ्लो स्टेट हमें यह सिखाता है कि ध्यान और ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट फॉर्म वही है जब इंसान काम और खुद के बीच की बाउंड्री मिटा देता है। वह काम करता नहीं, वह काम बन जाता है। उसके सेंसेस, मेमोरी, फोकस और ऑब्जर्वेशन सब एक थ्रेड में बंध कर पीक परफॉर्मेंस बनाते हैं। कॉग्निटिव लिमिट्स। मानव मस्तिष्क की क्षमताएं अद्भुत है, लेकिन वे असीमित नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ ऑब्जर्व और प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे दिमाग की अपनी सीमाएं हैं। इन सीमाओं को समझे बिना हम हाइपर फोकस या हाइपर ऑब्जर्वेशन हासिल नहीं कर सकते। इस अध्याय में हम गहराई से जानेंगे कि कॉग्निटिव लिमिट्स क्या है, वे क्यों होती है
और कैसे इनसे निपटा जा सकता है। कॉग्निटिव लिमिट्स का सबसे पहला पहलू है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी वही है जो हमें थोड़े समय के लिए जानकारी पकड़कर रखने की क्षमता देती है। रिसर्च बताती है कि वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी सामान्यतः 7 प्लस माइनस 2 आइटम्स तक होती है। इसका मतलब यह है कि हम एक समय में लगभग 5 से 9 जानकारी को ही कॉन्शियस रूप से याद रख सकते हैं। यही वजह है कि फोन नंबर्स या आईडी कोड्स अक्सर छोटे ब्लॉक्स में लिखे जाते हैं ताकि दिमाग उन्हें आसानी से प्रोसेस कर सके। जब वर्किंग मेमोरी ओवरलोड हो जाती है तो दिमाग कंफ्यूज्ड और थका हुआ महसूस करता है। यही कॉग्निटिव ओवरलोड है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हो, जैसे मोबाइल पर मैसेज लिखना, किसी से बात करना और साथ ही टीवी देखना, तो आपका दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। हर बार स्विचिंग में एनर्जी खर्च होती है और एफिशिएंसी गिर जाती है। अंततः आपका ध्यान टूटता है और परफॉर्मेंस घट जाती है। कॉग्निटिव लिमिट्स का दूसरा पहलू है अटेंशन स्पैन। आज की दुनिया में एवरेज अटेंशन स्पैन घटकर कुछ सेकंड तक रह गया है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ने हमारे दिमाग को बार बार नॉवेल्टी की तलाश में ट्रेन कर दिया है। नोटिफिकेशन की आवाज, सोशल मीडिया स्क्रॉल, कांस्टेंट अपडेट्स, ये सब हमारे ध्यान को शैलो बनाते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट्स बताते हैं कि इंसान का दिमाग लंबे समय तक सस्टेन्ड अटेंशन देने की क्षमता रखता है अगर उसे सही तरीके से ट्रेन किया जाए। तीसरा पहलू है डिसीजन फटीग। जब हम लगातार डिसीजंस लेते हैं तो हमारे मेंटल रिसोर्सेस कम होने लगते हैं। यही कारण है कि बड़े लीडर्स अपनी दिनचर्या सिंप्लीफाई करते हैं। स्टीव जॉब्स का एक ही स्टाइल का कपड़ा पहनना इसी का उदाहरण है। उसका मकसद था छोटे छोटे डिसीजंस पर कॉग्निटिव एनर्जी बर्बाद न करना। डिसीजन फटीग इस बात का सबूत है कि हमारी सोच और ध्यान अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि फाइनाइट एनर्जी पर चलते हैं। कॉग्निटिव लिमिट्स को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है सेलेक्टिव अटेंशन। हमारा दिमाग हर पल अरबों सिग्नल्स रिसीव करता है, लेकिन उनमें से बहुत ही कम कॉन्शियस अवेयरनेस तक पहुंचते हैं। बाकी सब फिल्टर हो जाते हैं। यह फिल्टरिंग सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं। यही इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस और चेंज ब्लाइंडनेस जैसी फिनोमिना को जन्म देता है। अब सवाल है कि कॉग्निटिव लिमिट्स क्यों होती है। इवोल्यूशनरी दृष्टि से देखें तो दिमाग को एनर्जी बचानी होती है। ब्रेन शरीर का केवल 2% हिस्सा है, लेकिन यह कुल एनर्जी का लगभग 20% कंज्यूम करता है। अगर यह हर जानकारी को पूरी कैपेसिटी से प्रोसेस करता तो एनर्जी तुरंत खत्म हो जाती। इसलिए दिमाग ने स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई, फिल्टर्स और लिमिट्स। यह सिर्फ जरूरी जानकारी पर फोकस करता है और बाकी को इग्नोर करता है। कॉग्निटिव लिमिट्स का असर हर क्षेत्र में दिखता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते समय लंबी किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है क्योंकि वर्किंग मेमोरी थक जाती है। एम्प्लॉयज मल्टीटास्किंग करते हैं और प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। ड्राइवर्स एक साथ कई सिग्नल्स मिस कर देते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ये सब कॉग्निटिव ओवरलोड का परिणाम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कॉग्निटिव लिमिट्स को तोड़ा नहीं जा सकता। रिसर्च बताती है कि हम अपनी वर्किंग मेमोरी और अटेंशन स्पैन को ट्रेन करके बढ़ा सकते हैं। मेमोरी एक्सरसाइजेस, पजल्स, मेडिटेशन और डिलिबरेट प्रैक्टिस दिमाग की एफिशिएंसी को सुधारते हैं। हालांकि एब्सोल्यूट लिमिट्स मौजूद है, लेकिन ट्रेनिंग से कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। कॉग्निटिव लिमिट्स को मैनेज करने के कुछ तरीके बेहद प्रैक्टिकल हैं। पहला है चंकिंग। जब आप बड़ी जानकारी को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटते हो तो दिमाग उसे आसानी से याद रखता है। यही वजह है कि लॉन्ग नंबर्स को 3-3 या 4-4 डिजिट्स में डिवाइड करके लिखा जाता है। दूसरा तरीका है स्पेस रेपिटेशन। जानकारी को बार बार अलग अलग समय पर दोहराने से लॉन्ग टर्म मेमोरी मजबूत होती है और वर्किंग मेमोरी पर लोड कम पड़ता है। तीसरा तरीका है डीप वर्क। मल्टीटास्किंग की बजाय मोनोटास्किंग करना
कॉग्निटिव लिमिट्स को मैनेज करने का सबसे अच्छा उपाय है। जब आप एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाते हो, तो दिमाग अपनी एनर्जी एफिशिएंटली इस्तेमाल करता है। चौथा तरीका है रेस्ट और स्लीप। रिसर्च बताती है कि नींद के दौरान दिमाग इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट करता है। अगर आप रेस्ट नहीं लेते, तो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस तेजी से गिरती है। कॉग्निटिव लिमिट्स का एक और पहलू है इमोशनल इंटरफेरेंस। जब आप स्ट्रेस या एंजाइटी में होते हो, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है और अटेंशन कंट्रोल घट जाता है। यही कारण है कि एंग्शियस लोग डिटेल्स मिस कर देते हैं और डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। इसलिए इमोशनल रेगुलेशन कॉग्निटिव कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए क्रिटिकल है। लेकिन कॉग्निटिव लिमिट्स हमेशा नेगेटिव नहीं है। कभी कभी यही लिमिट्स क्रिएटिविटी को जन्म देती है। जब वर्किंग मेमोरी ओवरलोडेड होती है, तो दिमाग शॉर्टकट खोजता है। यही शॉर्टकट कभी कभी नए आइडियाज और इंसाइट्स को जन्म देता है। कॉन्स्ट्रेंट्स इंसान को इनोवेटिव बनने के लिए मजबूर करते हैं। यानी लिमिट्स डिस्ट्रक्शन भी ला सकती है और क्रिएशन भी। कॉग्निटिव लिमिट्स हमें यह सिखाती है कि ध्यान और सोच की क्षमता फाइनाइट है। हमें चुनना पड़ता है कि इसे कहाँ खर्च करें। अगर हम इसे तुच्छ डिस्ट्रैक्शंस पर खर्च करते हैं, तो मीनिंगफुल कामों के लिए एनर्जी नहीं बचती। लेकिन अगर हम इसे वाइजली इन्वेस्ट करते हैं, तो यही फाइनाइट कैपेसिटी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। एनवायरमेंटल डिजाइन। इंसान का दिमाग खाली जगह में काम नहीं करता। वह हमेशा अपने वातावरण से प्रभावित होता है। आपके आसपास की रोशनी, आवाजें, रंग, तापमान, यहां तक कि वस्तुओं की व्यवस्था भी यह तय करती है कि आपका ध्यान कितना गहरा होगा और आपका अवलोकन कितना तेज। यही कारण है कि पर्यावरण को बदलना और डिजाइन करना ध्यान और ऑब्जर्वेशन की क्षमता को सुधारने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि एनवायरमेंटल डिजाइन किस तरह से हाइपर फोकस और हाइपर ऑब्जर्वेशन को जन्म देता है। सबसे पहले बात करते हैं रोशनी की। रिसर्च बताती है कि प्रकाश का सीधा असर हमारे दिमाग के अलर्टनेस लेवल पर होता है। ब्राइट नेचुरल लाइट डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करती है, जिससे दिमाग एक्टिव और अटेंटिव रहता है। वहीं डिम या आर्टिफिशियल फ्लिकरिंग लाइट दिमाग को थका देती है। यही कारण है कि लाइब्रेरीज और वर्कस्पेसेस में सॉफ्ट लेकिन यूनिफॉर्म लाइटिंग इस्तेमाल की जाती है। रोशनी का सही संतुलन ऑब्जर्वेशन को शार्पन करता है, क्योंकि हमारी आंखें आराम से डिटेल्स पकड़ पाती है। आवाजें भी ध्यान पर गहरा असर डालती है। एब्सोल्यूट साइलेंस कभी कभी प्रोडक्टिव होती है, लेकिन कई बार हल्की बैकग्राउंड साउंड ध्यान को स्टेडी रखती है। व्हाइट नॉइस, नेचुरल साउंड्स जैसे बारिश या हवा की आवाज या सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्टेबलाइज करते हैं। इसके विपरीत लाउड अनप्रिडिक्टेबल साउंड्स दिमाग को बार बार अलार्म मोड में डाल देते हैं और अटेंशन टूट जाता है। इसलिए एनवायरनमेंट में नॉइस कंट्रोल करना सिलेक्टिव अटेंशन को सस्टेन करने का जरूरी हिस्सा है। रंग भी ध्यान और मूड पर असर डालते हैं। ब्लू और ग्रीन रंग काल्मनेस और क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, जबकि रेड हाई अलर्टनेस और अर्जेंसी से। यही कारण है कि क्रिएटिव स्टूडियोज में ब्लू ग्रीन टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वार्निंग साइंस हमेशा रेड में होते हैं। एनवायरमेंटल डिजाइन में कलर्स का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल आपको या तो रिलैक्स्ड ऑब्जर्वेशन की स्थिति में ले जाता है या शार्प फोकस्ड मोड में। एनवायरनमेंट की फिजिकल अरेंजमेंट भी क्रिटिकल है। अगर आपका वर्क स्पेस क्लटर्ड है, तो आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शंस पकड़ता रहेगा। रिसर्च बताती है कि क्लटर कॉग्निटिव ओवरलोड पैदा करता है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट सबकॉन्शियसली आपका अटेंशन मांगता है। इसके विपरीत मिनिमल और ऑर्गेनाइज्ड स्पेसेस सेलेक्टिव अटेंशन को आसान बनाते हैं। यही कारण है कि मंक्स और मेडिटेटर्स का एनवायरनमेंट सिंपल और अनक्लटर्ड होता है। सिंप्लिसिटी दिमाग को साफ करती है और ऑब्जर्वेशन नेचुरली गहरा हो जाता है। टेम्परेचर और एयर क्वालिटी भी अटेंशन में सटल लेकिन स्ट्रॉन्ग रोल निभाते हैं। स्टडी से पता चलता है
कि बहुत गर्म या बहुत ठंडा एनवायरनमेंट कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को गिरा देता है। ऑप्टिमल टेम्परेचर लगभग 20-22 डिग्री के बीच है। फ्रेश एयर और प्रॉपर वेंटिलेशन दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई सुधारते हैं, जिससे अलर्टनेस और फोकस तेज होता है। यही कारण है कि नेचर एक्सपोजर के बाद इंसान खुद को ज्यादा अटेंटिव महसूस करता है। अब डिजिटल एनवायरनमेंट की बात करें। आज के समय में हमारे आसपास फिजिकल एनवायरनमेंट जितना जरूरी है, उतना ही डिजिटल एनवायरनमेंट भी। आपके फोन पर नोटिफिकेशंस, आपके कंप्यूटर पर ओपन टैब्स, आपके सामने सोशल मीडिया आइकॉन्स, ये सब आपके अटेंशन को हाईजैक करते हैं। डिजिटल क्लटर फिजिकल क्लटर जितना ही हानिकारक है। एनवायरमेंटल डिजाइन का मतलब है कि आप अपने डिजिटल स्पेस को भी क्यूरेट करें। अननेसेसरी एप्स हटाना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना, डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग या रीडिंग टूल्स इस्तेमाल करना, ये सब आपके डिजिटल एनवायरनमेंट को ध्यान फ्रेंडली बनाते हैं। एनवायरमेंटल डिजाइन सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाने का नाम नहीं है, ये पॉजिटिव ट्रिगर्स बनाने का भी नाम है। अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग रेगुलरली ऑब्जर्वेशन और फोकस की अवस्था में जाए, तो एनवायरनमेंट में ऐसे क्यूज डालो जो आपको उसी अवस्था में ले जाए। उदाहरण के लिए, एक खास जगह को सिर्फ रीडिंग या राइटिंग के लिए रिजर्व करना। जैसे ही आप उस जगह बैठो, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली फोकस मोड में चला जाए। ये कंडीशनिंग एनवायरनमेंट और बिहेवियर को जोड़कर बनाई जाती है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमारा दिमाग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, यानी आप जहां हो वहां का माहौल आपकी सोच और परफॉर्मेंस को शेप करता है। यही कारण है कि स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं और जिम में ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक महसूस करते हैं। एनवायरनमेंट आपके दिमाग को सही सिग्नल्स देता है कि उसे कैसे बिहेव करना है। एनवायरमेंटल डिजाइन में नेचर की भूमिका बहुत गहरी है। नेचुरल एनवायरनमेंट्स हमारे दिमाग को रिस्टोर करने की क्षमता रखते हैं। अटेंशन रेस्टोरेशन थियरी बताती है कि नेचर एक्सपोजर हमारे एग्जॉस्टेड अटेंशन को रिचार्ज करता है। पेड़ों को देखना, नदी या झील के पास बैठना, पक्षियों की आवाज सुनना, ये सब दिमाग को काल्म करते हैं और सिलेक्टिव अटेंशन को शार्पन करते हैं। अर्बन एनवायरनमेंट्स के कांस्टेंट स्टिमुलाई के मुकाबले नेचर का जेंटल स्टिमुलेशन अटेंशन नेटवर्क्स को रिफ्रेश करता है। वर्क प्लेसेस और स्कूल्स में एनवायरमेंटल डिजाइन का इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ओपन विंडोज, नेचुरल लाइट, क्वाइट जोन्स और प्लांट्स कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं। इसी तरह मिलिट्री और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में भी एनवायरमेंट डिजाइन क्रिटिकल है। सोल्जर्स को हार्श एनवायरनमेंट्स में फोकस करना सिखाया जाता है और एथलीट्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड्स डिस्ट्रैक्शन से फ्री बनाए जाते हैं ताकि वे पूरी तरह फ्लो स्टेट में जा सके। एनवायरमेंटल डिजाइन का अंधेरा पहलू भी है। अगर एनवायरनमेंट मैनिपुलेट किया जाए तो इंसान का ध्यान हाईजैक हो सकता है। कैसीनोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां आर्टिफिशियल लाइट्स, कोई क्लॉक नहीं, कांस्टेंट साउंड्स और फ्री ड्रिंक्स सब अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट और प्रोलॉन्ग एंगेजमेंट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का डिजिटल एनवायरनमेंट इंटेंशनल डिजाइन है ताकि इंसान का फोकस बार बार वहीं फंसा रहे। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट का डिजाइन या तो आपको सुपर प्रोडक्टिव बना सकता है या पूरी तरह एनस्लेव कर सकता है। प्रैक्टिकल लेवल पर एनवायरमेंटल डिजाइन के कुछ सरल प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स और डिजिटल क्लटर हटाओ। दूसरा प्रिंसिपल है ऐड फोकस ट्रिगर्स, ऐसी जगह या सिंबल्स बनाओ जो आपको ऑटोमेटिकली अटेंटिव बना दे। तीसरा प्रिंसिपल है कंट्रोल सेंसरी इनपुट, लाइट, साउंड, कलर्स और टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज करो। चौथा प्रिंसिपल है नेचर इंटीग्रेशन, जितना हो सके नेचुरल एलिमेंट्स को अपने एनवायरनमेंट में शामिल करो। एनवायरमेंटल डिजाइन हमें यह सिखाता है कि हाइपर फोकस और हाइपर ऑब्जर्वेशन केवल विल पावर का खेल नहीं है, यह आपके दिमाग और एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन का खेल है। जब एनवायरनमेंट सही सिग्नल्स देता है
तो आपका दिमाग नेचुरली डीप फोकस और शार्प ऑब्जर्वेशन में चला जाता है। लेकिन जब एनवायरनमेंट क्लटर्ड और मैनिपुलेटिव होता है तो आपका ध्यान बिखर जाता है और ऑब्जर्वेशन शैलो हो जाती है। माइक्रो मोमेंट्स इंसान की जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बल्कि छोटे छोटे क्षणों से बनती है। ये वो पल होते हैं जिन्हें अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन असल में वही हमारी दिशा और परिणाम तय करते हैं। इन्हें कहा जाता है माइक्रो मोमेंट्स। ये छोटे और क्षणिक अनुभव हमारी ऑब्जर्वेशन, फोकस और अंततः पूरे जीवन की क्वालिटी को शेप करते हैं। माइक्रो मोमेंट्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे क्षणभंगुर होते हैं। वे आते हैं और पल भर में निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप अटेंटिव हो तो आप उन पलों में एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसाइट्स पकड़ सकते हो। यही हाइपर ऑब्जर्वेशन की असली परीक्षा है। क्या आप उन छोटे संकेतों को देख पाते हो जिन्हें बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं? सोचो, आप किसी भीड़ में हो, सब लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अचानक कोई इंसान हल्की सी नजर दूसरी तरफ घुमाता है। उसकी माइक्रो एक्सप्रेशन बदलती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी रिजिड हो जाती है। यह सटल बदलाव कुछ ही सेकंड के लिए होता है। ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देंगे, लेकिन ट्रेन्ड ऑब्जर्वर तुरंत समझ जाएगा कि उस इंसान के मन में कुछ छुपा है। यही माइक्रो मोमेंट ऑब्जर्वेशन है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इंसान की चेहरे की माइक्रो एक्सप्रेशंस 200 मिलीसेकंड से भी कम समय तक रहती है। इसका मतलब है कि अगर आप अटेंटिव नहीं हो तो आप इन्हें पकड़ ही नहीं सकते। लेकिन यही एक्सप्रेशंस इंसान की असली भावनाओं को रिवील करती है। कोई झूठ बोल रहा है या सच, कोई खुश है या तनाव में, यह सब माइक्रो एक्सप्रेशन से जाना जा सकता है। इसी प्रिंसिपल पर लाई डिटेक्शन और इंटरोगेशन टेक्निक्स आधारित है। माइक्रो मोमेंट्स सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है। नेचर में भी ऐसे अनगिनत क्षण होते हैं। हवा की दिशा में अचानक बदलाव, किसी पक्षी का असामान्य उड़ान भरना, किसी जानवर की हल्की बेचैनी, ये सब संकेत होते हैं कि वातावरण में कुछ बदल रहा है। हमारे पूर्वज इन्हीं माइक्रो सिग्नल्स को ऑब्जर्व करके खतरे पहचानते थे और जिंदा रहते थे। आज भी हंटर्स और ट्रैकर्स इन्हें ध्यान से पकड़ते हैं। माइक्रो मोमेंट्स का असर डिसीजन मेकिंग पर भी गहरा है। कई बार आपके दिमाग को इंट्यूटिवली लगता है कि कुछ सही नहीं है। यह इंट्यूशन दरअसल उन्हीं सटल सिग्नल्स पर आधारित होता है जिन्हें आपका सबकॉन्शियस ऑब्जर्व कर लेता है। आपका कॉन्शियस माइंड उन्हें समझ नहीं पाता, लेकिन दिमाग का गहरा हिस्सा मैसेज भेज देता है। अगर आप अटेंटिव हो तो आप इन सटल गट फीलिंग्स को पहचान सकते हो और सही निर्णय ले सकते हो। फ्लो स्टेट और माइक्रो मोमेंट्स का रिश्ता भी दिलचस्प है। जब आप पूरी तरह किसी काम में डूबे होते हो तो आप माइक्रो सिग्नल्स को एफर्टलेसली पकड़ने लगते हो। एक एथलीट ओपोनेंट के बॉडी मूवमेंट में सटल शिफ्ट्स देख लेता है। एक म्यूजिशियन दूसरे म्यूजिशियन के रिदम में मामूली बदलाव पकड़ लेता है। एक सर्जन ऑपरेशन के दौरान पेशेंट के वाइटल साइंस में सूक्ष्म परिवर्तन महसूस कर लेता है। ये सब माइक्रो मोमेंट अवेयरनेस के उदाहरण हैं। लेकिन माइक्रो मोमेंट्स की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे बहुत तेज होते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए दो चीजें जरूरी है, शार्प सेंसेस और काल्म माइंड। अगर आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो माइक्रो मोमेंट्स गायब हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका दिमाग काल्म और अवेयर है तो आप उन पलों को पकड़ सकते हो। यही कारण है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस माइक्रो मोमेंट अवेयरनेस को ट्रेन करने के लिए सबसे इफेक्टिव मानी जाती है। माइक्रो मोमेंट्स का प्रैक्टिकल इस्तेमाल निगोशिएशन और रिलेशनशिप्स में होता है। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो और वह एक सेकंड के लिए हिचकिचाता है, उसकी आंखें अवॉइड करती है या उसकी आवाज का टोन बदलता है, तो यह माइक्रो मोमेंट आपको उसके असली इरादों के बारे में बता देता है। अच्छे निगोशिएटर्स और थेरेपिस्ट्स इन्हीं सटल क्यूज को पकड़कर सामने वाले के मन की गहराई तक पहुंच जाते हैं। टेक्नोलॉजी ने भी माइक्रो मोमेंट्स को स्टडी करना शुरू कर दिया है। हाई स्पीड कैमरास और एआई एल्गोरिदम्स अब माइक्रो एक्सप्रेशंस को एनालाइज कर सकते हैं।
लेकिन इंसान की नेचुरल ऑब्जर्वेशन स्किल अभी भी कहीं आगे है, क्योंकि मशीन सिर्फ डेटा देखती है, जबकि इंसान कॉन्टेक्स्ट और इमोशन भी समझ लेता है। यही ह्यूमन ऑब्जर्वेशन की ताकत है। माइक्रो मोमेंट्स का अंधेरा पहलू भी है। अगर आप हर सटल सिग्नल पर ज्यादा ध्यान देने लगो, तो आप ओवर एनालिसिस का शिकार हो सकते हो। हर छोटी हरकत को मीनिंग देना और हर सटल संकेत को ज्यादा इंटरप्रेट करना आपको एंग्शियस बना सकता है। इसलिए जरूरी है कि माइक्रो मोमेंट अवेयरनेस बैलेंस में हो, ना बहुत शैलो, ना बहुत इंटेंस। अब सवाल है कि माइक्रो मोमेंट्स को ऑब्जर्व करना कैसे सीखा जाए। पहला तरीका है स्लो डाउन करना। जब आप धीरे धीरे चलते हो, खाते हो या बातचीत करते हो, तो आप डिटेल्स पकड़ पाते हो। दूसरा तरीका है आई कांटेक्ट। जब आप किसी को गहराई से देखते हो, तो उसके चेहरे के माइक्रो चेंजेस ज्यादा साफ दिखते हैं। तीसरा तरीका है साइलेंस प्रैक्टिस। जब आप बातचीत में पॉजेस अलाउ करते हो, तो सामने वाले के सटल एक्सप्रेशंस और सिग्नल्स उभर कर सामने आते हैं। नेचर ऑब्जर्वेशन भी माइक्रो मोमेंट ट्रेनिंग का हिस्सा है। हर दिन कुछ मिनट नेचर में बिताओ और छोटे छोटे बदलाव नोटिस करो। पत्तियों की हल्की मूवमेंट, पक्षियों की आवाज, हवा का झोंका। धीरे धीरे आपका दिमाग इन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने का आदी हो जाएगा। माइक्रो मोमेंट्स हमें यह सिखाते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी अवेयरनेस का मतलब बड़ी चीजों को देखना नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीजों को देखना है जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। यही छोटे क्षण असली रियलिटी को रिवील करते हैं। एक मुस्कान के पीछे का दुख, एक शब्द के पीछे का झूठ, एक नजर के पीछे का डर, ये सब माइक्रो मोमेंट्स ही बताते हैं। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह इन पलों को पकड़कर उनसे मीनिंग निकाल सकता है। बाकी जीव सिग्नल्स देखते हैं, लेकिन इंसान उनमें पैटर्न्स और कहानी ढूंढता है। यही कैपेसिटी हमें क्रिएटर्स, लीडर्स और विजनरीज बनाती है। स्ट्रेस एंड अटेंशन, ध्यान और अवलोकन तब सबसे गहरा होता है जब मन शांत होता है। लेकिन जीवन हमेशा शांत नहीं होता। तनाव, चिंता और डर हमारी वास्तविकता का हिस्सा है। और जब तनाव बढ़ता है, तो सबसे पहले जिस चीज पर असर पड़ता है वह है हमारा ध्यान। इस अध्याय में हम समझेंगे कि स्ट्रेस और एंजाइटी अटेंशन को कैसे बदलते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है, और इंसान इन परिस्थितियों में हाइपर फोकस या हाइपर ऑब्जर्वेशन क्यों खो देता है। स्ट्रेस असल में सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, तब अचानक खतरे की स्थिति में दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता था। झाड़ियों में हल्की सी आहट और तुरंत शरीर ने प्रतिक्रिया दी, भागो या लड़ो। इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। इस अवस्था में एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, दिल की धड़कन तेज करते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। स्ट्रेस की यह बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया शॉर्ट टर्म में यूजफुल होती है। अगर कोई इमीडिएट खतरा है, तो आपका दिमाग छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ने लगता है, लेकिन यह ऑब्जर्वेशन सेलेक्टिव होती है। दिमाग उस चीज पर जूम कर देता है जो खतरे से जुड़ी हो। बाकी सिग्नल्स ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाते हैं। यानी स्ट्रेस नैरो फोकस लाता है, लेकिन वाइड ऑब्जर्वेशन को सप्रेस कर देता है। उदाहरण के लिए, एक सोल्जर बैटलफील्ड में अचानक गोली की आवाज सुनता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स उसके सेंसेस को सुपर अलर्ट बना देता है। वह तुरंत साउंड की डायरेक्शन पकड़ लेता है और रिएक्शन देता है। लेकिन उसी समय वह एनवायरनमेंट की दूसरी डिटेल्स जैसे हवा का बहाव या डिस्टेंट मूवमेंट्स मिस कर सकता है। यह टनल विजन स्ट्रेस का आउटकम है। न्यूरोसाइंस बताता है कि स्ट्रेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर सीधा हमला करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वही हिस्सा है जो अटेंशन कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग्स और रैशनल थिंकिंग के लिए जिम्मेदार है। जब कॉर्टिसोल हाई होता है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सप्रेस्ड हो जाता है और एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। एमिगडाला डर और खतरे की प्रोसेसिंग करता है। नतीजा यह होता है कि लॉजिकल ऑब्जर्वेशन की बजाय इमोशनल और फियरफुल ऑब्जर्वेशन हावी हो जाती है। यही कारण है
कि एंजाइटी वाले लोग अक्सर इरेलेवेंट खतरों को भी ज्यादा परसीव करते हैं। स्ट्रेस का दूसरा असर है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। जब आप तनाव में होते हो तो आपका दिमाग बार बार इंट्रूसिव थॉट्स जनरेट करता है। फ्यूचर की चिंता, पास्ट की यादें, क्या होगा अगर जैसे सवाल, ये सब आपके अटेंशन को खा जाते हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस नहीं कर पाते। यही कारण है कि स्टूडेंट्स एग्जाम्स के दौरान अक्सर ब्लैंक हो जाते हैं। उन्होंने पढ़ाई की होती है, लेकिन स्ट्रेस उनके वर्किंग मेमोरी को हाईजैक कर लेता है और इंफॉर्मेशन रिकॉल नहीं होती। स्ट्रेस वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी को भी घटा देता है। नॉर्मल स्थिति में आप एक साथ 7 आइटम्स तक याद रख सकते हो, लेकिन स्ट्रेस में यह कैपेसिटी 3-4 आइटम्स तक गिर जाती है। यही कारण है कि हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में इंसान छोटी छोटी डिटेल्स भूल जाता है और सिंपल मिस्टेक्स करता है। अब सवाल है कि एंजाइटी और क्रॉनिक स्ट्रेस ऑब्जर्वेशन को कैसे प्रभावित करते हैं। एंजाइटी में दिमाग लगातार थ्रेट परसेप्शन मोड में रहता है, यानी दिमाग बार बार एनवायरनमेंट को स्कैन करता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। इससे सिलेक्टिव अटेंशन बायस हो जाता है। एंजाइटी वाले लोग न्यूट्रल फेसेस को भी थ्रेटनिंग परसीव कर लेते हैं। रैंडम साउंड्स उन्हें सिग्नल्स लगते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी ऑब्जर्वेशन शार्प तो होती है, लेकिन डिस्टॉर्टेड। वे हर जगह खतरा देख लेते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस का असर और भी गंभीर है। लंबे समय तक हाई कॉर्टिसोल लेवल्स हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज करने लगते हैं। हिपोकैम्पस मेमोरी और लर्निंग के लिए क्रिटिकल है। डैमेज होने पर इंसान डिटेल्स रिटेन नहीं कर पाता। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर होने से अटेंशन कंट्रोल टूट जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस इंसान को परमानेंटली डिस्ट्रैक्टेड, फॉरगेटफुल और शैलो ऑब्जर्वर बना देता है। लेकिन इस स्ट्रेस का पॉजिटिव पहलू भी है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस परफॉर्मेंस को टेम्पररीली एनहांस कर सकता है। इसे यर्केस डॉडसन लॉ कहते हैं। हल्का स्ट्रेस अटेंशन को शार्प करता है और फोकस बढ़ाता है। यही कारण है कि एथलीट्स कंपटीशन से पहले हल्का नर्वस फील करते हैं और यही नर्वस एनर्जी उन्हें पीक परफॉर्मेंस तक ले जाती है। लेकिन जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो परफॉर्मेंस गिर जाता है। स्ट्रेस और अटेंशन के बीच बैलेंस को मेंटेन करना ही असली चैलेंज है। हाइपर फोकस और हाइपर ऑब्जर्वेशन तभी संभव है जब स्ट्रेस मैनेजेबल हो। इसके लिए स्ट्रेटजीज मौजूद है। सबसे पहली स्ट्रेटजी है कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। स्लो डीप ब्रेथ्स लेने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और कॉर्टिसोल लेवल्स गिरते हैं। इससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से एक्टिव होता है और अटेंशन स्टेबल हो जाता है। दूसरी स्ट्रेटजी है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। रिसर्च बताती है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने वाले लोग स्ट्रेस के दौरान भी अपने ध्यान को बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं। मेडिटेशन एमिगडाला की ओवर एक्टिविटी को रिड्यूस करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथन करता है। इससे इंसान थ्रेट परसेप्शन में बैलेंस रख पाता है और डिटेल्स एक्यूरेटली ऑब्जर्व करता है। तीसरी स्ट्रेटेजी है फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करता है और कॉर्टिसोल लेवल्स को रेगुलेट करता है। इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि अटेंशन सिस्टम्स पर भी पड़ता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों का सिलेक्टिव अटेंशन और वर्किंग मेमोरी स्ट्रॉन्गर होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, स्लीप हाइजीन और डिजिटल डिटॉक्स। स्लीप क्रिटिकल है क्योंकि नींद के दौरान कॉर्टिसोल नेचुरली रेगुलेट होता है और मेमोरी कंसोलिडेट होती है। लैक ऑफ स्लीप स्ट्रेस को बढ़ाती है और अटेंशन को कमजोर करती है। स्ट्रेस और अटेंशन का अंधेरा पक्ष मैनिपुलेशन में भी दिखता है। प्रोपेगेंडा और मीडिया अक्सर लोगों का स्ट्रेस बढ़ाकर उनका ध्यान मैनिपुलेट करते हैं। जब लोग एंग्शियस होते हैं तो वे कॉम्प्लेक्स डिटेल्स इग्नोर करके सिंपल स्लोगन्स या इमीडिएट थ्रेट्स पर फोकस करते हैं। यह कलेक्टिव टनल विजन मैस मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा टूल है। स्ट्रेस एंड अटेंशन हमें यह सिखाता है कि ध्यान सिर्फ मेंटल स्किल नहीं है, बल्कि इमोशनल रेगुलेशन पर भी निर्भर करता है। अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपका ध्यान
कभी स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख लेते हो, तो आपका ध्यान ऑर्डिनरी लोगों से कहीं ज्यादा शार्प हो सकता है। अटेंशन ट्रेनिंग। ध्यान कोई स्थायी गुण नहीं है। यह कोई जन्म से मिला हुआ फिक्स्ड गिफ्ट भी नहीं है। ध्यान और एकाग्रता को आप एक मसल की तरह समझ सकते हो। जैसे शरीर की मांसपेशियां अभ्यास और रेजिस्टेंस से मजबूत होती है, वैसे ही ध्यान भी सही प्रशिक्षण से गहरा और शक्तिशाली बनता है। ध्यान को ट्रेन करने का मतलब है अपने दिमाग के सर्किट्स को लगातार ऐसे अभ्यासों से गुजरना जो उसे डिस्ट्रैक्शन से लड़ने और एक ही लक्ष्य पर टिके रहने की क्षमता दें। इस अध्याय में हम समझेंगे कि ध्यान को वैज्ञानिक तरीके से कैसे ट्रेन किया जा सकता है और कौन से अभ्यास हाइपर फोकस और हाइपर ऑब्जर्वेशन तक ले जाते हैं। ध्यान ट्रेनिंग की पहली नींव है रेपिटेशन। न्यूरोसाइंस बताती है कि हर बार जब आप किसी काम पर ध्यान लगाते हो, तो न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस मजबूत होते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। बार बार फोकस करने से वही न्यूरल पाथवे स्मूथ और तेज हो जाते हैं। शुरुआत में आपको कठिनाई होगी, आपका दिमाग बार बार भटकेगा, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही यह मसल मजबूत होगी। ध्यान को ट्रेन करने का सबसे प्रसिद्ध तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन को सिर्फ धार्मिक प्रैक्टिस न समझे, यह प्योर कॉग्निटिव ट्रेनिंग है। जब आप ध्यान में बैठते हो और अपनी सांस पर फोकस करते हो, तो आपका दिमाग बार बार भटकता है। हर बार जब आप उसे जेंटली वापस लाते हो, तो आप अपनी अटेंशन कंट्रोल सर्किट्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हो। रिसर्च बताती है कि नियमित मेडिटेशन करने वालों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मोटा हो जाता है और अटेंशन नेटवर्क्स एफिशिएंट हो जाते हैं। मेडिटेशन की ही एक वेरिएशन है कंसंट्रेशन मेडिटेशन। इसमें आप किसी एक ऑब्जेक्ट जैसे मोमबत्ती की लौ, कोई चित्र या एक ध्वनि पर पूरी तरह ध्यान लगाते हो। जब भी दिमाग भटके, उसे वापस लाते हो। यह अभ्यास आपके सिलेक्टिव अटेंशन को ट्रेन करता है, यानी इरेलीवेंट डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करके रेलेवेंट टारगेट पर टिके रहना। ध्यान ट्रेनिंग का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस। डुअल एंड बैक एक प्रसिद्ध एक्सरसाइज है। इसमें आपको सिमल्टेनियसली विजुअल और ऑडिटरी सीक्वेंसेस को याद रखना होता है। यह वर्किंग मेमोरी और अटेंशन दोनों को शार्प करता है। पजल्स, चेस और स्ट्रेटजी गेम्स भी ध्यान की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वे लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन की मांग करते हैं। विजुअल स्कैनिंग ड्रिल्स भी पावरफुल है। इसमें आपको किसी कॉम्प्लेक्स पिक्चर या क्राउडेड सीन में छोटे ऑब्जेक्ट्स खोजने होते हैं। धीरे धीरे यह ड्रिल आपके विजुअल ऑब्जर्वेशन को तेज कर देता है। यही टेक्निक सोल्जर्स और डिटेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं। अटेंशन ट्रेनिंग सिर्फ मेंटल एक्सरसाइजेस से नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल से भी जुड़ा है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज ध्यान को इनडायरेक्टली ट्रेन करता है। जब आप जिम में वेट उठाते हो या रनिंग करते हो, तो आपका दिमाग डिस्कंफर्ट के बावजूद फोकस करना सीखता है। यह डिसिप्लिन बाद में कॉग्निटिव टास्क्स में भी ट्रांसलेट होता है। न्यूट्रिशन और स्लीप भी क्रिटिकल है। स्लीप डिप्रिवेशन अटेंशन को सबसे ज्यादा वीकन करता है। नींद के दौरान दिमाग टॉक्सिन साफ करता है और न्यूरल सर्किट्स को रिचार्ज करता है। अगर आप नींद सैक्रिफाइस करते हो, तो कोई भी ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगी। प्रॉपर डाइट भी जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अटेंशन नेटवर्क्स के लिए फ्यूल का काम करते हैं। ध्यान ट्रेनिंग का एक और तरीका है मोनोटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है और यह अटेंशन को कमजोर करता है। मोनोटास्किंग में आप एक समय में सिर्फ एक काम करते हो और बाकी सब इग्नोर करते हो। यह अभ्यास दिमाग को बार बार सिंगल चैनल पर लॉक करने की आदत डालता है। धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस इरिलीवेंट लगने लगते हैं। पोमोडोरो टेक्निक जैसे टूल्स भी ध्यान को ट्रेन करने में मदद करते हैं। इसमें आप फिक्स्ड इंटरवल जैसे 25 मिनट तक डीप वर्क करते हो और फिर शॉर्ट ब्रेक लेते हो। यह दिमाग को फोकस की रिदम सिखाता है। टाइम ब्लॉकिंग और गोल सेटिंग भी ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि क्लियर टारगेट्स दिमाग को वॉन्डरिंग से बचाते हैं।
अटेंशन ट्रेनिंग का एक एडवांस स्तर है ऑब्जर्वेशन ड्रिल्स। इसमें आप खुद को किसी सीन में इमर्स करते हो और जितनी डिटेल्स पकड़ सकते हो पकड़ते हो, फिर मेमोरी से उन्हें रिकॉल करते हो। शुरुआत में आप बहुत डिटेल्स मिस करोगे, लेकिन प्रैक्टिस से आपकी ऑब्जर्वेशन शार्प होती जाएगी। ये प्रैक्टिस फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट्स और डिटेक्टिव्स के लिए स्टैंडर्ड ट्रेनिंग है। लेकिन ध्यान ट्रेनिंग का एक अंधेरा पक्ष भी है। अगर आप ओवर ट्रेन करते हो और हर समय खुद को फोर्स्ड फोकस में रखते हो, तो आपका दिमाग एग्जॉस्टेड हो सकता है। यह बर्नआउट का कारण बनता है। इसलिए ट्रेनिंग के साथ साथ रेस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। मसल की तरह ध्यान भी रेस्ट के दौरान ग्रो करता है। ध्यान ट्रेनिंग का एक सटल तरीका है बोर्डम को एम्ब्रेस करना। मॉडर्न वर्ल्ड में हम हर पल स्टिमुलेशन चाहते हैं, मोबाइल, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट। लेकिन जब आप जानबूझकर बोर्डम में बैठते हो और डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो, तो आपका दिमाग डिस्कंफर्ट को टॉलरेट करना सीखता है। यही टॉलरेंस आपकी अटेंशन स्पैन को नेचुरली बढ़ाता है। रिसर्च बताती है कि ध्यान ट्रेनिंग सिर्फ फोकस ही नहीं बढ़ाती, बल्कि एम्पैथी और अवेयरनेस भी शार्प करती है। जब आप अपने विचारों और सेंसेशंस पर ध्यान लगाना सीखते हो, तो आप दूसरों की इमोशंस और सिग्नल्स भी गहराई से ऑब्जर्व कर पाते हो। अटेंशन ट्रेनिंग इसलिए सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, बल्कि परसेप्शन और रिलेशनशिप्स को भी ट्रांसफॉर्म करता है। अटेंशन ट्रेनिंग का सबसे प्रैक्टिकल रूल है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन इंटेंस फोकस प्रैक्टिस करके मास्टर नहीं बन सकते। छोटे छोटे स्टेप्स, रेगुलर प्रैक्टिस और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ही अटेंशन को सुपर ह्यूमन स्तर तक ले जाते हैं। यही कारण है कि मंक्स सालों तक मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं और एथलीट्स डेली ड्रिल्स करते हैं। अटेंशन ट्रेनिंग हमें यह सिखाती है कि ध्यान कोई पैसिव गिफ्ट नहीं है, यह एक्टिवली स्कल्प्ट किया गया स्किल है। जो लोग इसे ट्रेन करते हैं, वे ऑर्डिनरी डिस्ट्रैक्शन से परे जाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑब्जर्वेशन और फोकस डेवलप करते हैं। यह स्किल उन्हें ऑर्डिनरी इंसानों से अलग खड़ा करती है। स्लीप एंड फोकस ध्यान और अवलोकन को अक्सर केवल अभ्यास और मानसिक शक्ति का खेल समझा जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आधार नींद और आराम है। बिना पर्याप्त नींद के ध्यान और ऑब्जर्वेशन दोनों कमजोर हो जाते हैं। नींद सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि दिमाग को रीसेट, रिचार्ज और रीऑर्गेनाइज करती है। यह अध्याय इस गहरी सच्चाई को उजागर करेगा कि नींद और ध्यान का रिश्ता कितना गहरा है और क्यों हाइपर फोकस और हाइपर ऑब्जर्वेशन के लिए प्रॉपर स्लीप एक अनिवार्य शर्त है। मानव दिमाग दिन भर में लाखों सिग्नल्स अब्सॉर्ब करता है। हमारी आंखें, कान और इंद्रियां लगातार जानकारी भेजती रहती है, लेकिन इन सभी सूचनाओं को व्यवस्थित करना और मीनिंगफुल बनाना रात में नींद के दौरान होता है। नींद को मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में बांटा जाता है, रीम स्लीप और नॉन रीम स्लीप। रीम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप वह अवस्था है जब सपने आते हैं और दिमाग मेमोरी और क्रिएटिविटी पर काम करता है। नॉन रीम स्लीप गहरी नींद की अवस्था है जब शरीर रिपेयर करता है और दिमाग टॉक्सिन साफ करता है। रिसर्च बताती है कि नॉन रीम स्लीप अटेंशन नेटवर्क्स को रिचार्ज करती है। दिन भर न्यूरॉन्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होते हैं, उन्हें ग्लिम्फेटिक सिस्टम साफ करता है। अगर यह प्रक्रिया पूरी न हो, तो न्यूरॉन स्लगिश हो जाते हैं और ध्यान टूटने लगता है। यही कारण है कि नींद की कमी के बाद इंसान भूलने लगता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है और फोकस कमजोर हो जाता है। आरईएम स्लीप ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिविटी के लिए क्रिटिकल है। रीम में दिमाग पिछले दिन के एक्सपीरियंसेस को रीप्रोसेस करता है और उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। इसी दौरान दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है। यही वजह है कि कई बार आप किसी कॉम्प्लेक्स समस्या को रात में छोड़ते हो और सुबह उठकर अचानक उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। आरईएम स्लीप आपके दिमाग को हिडन पैटर्न्स ऑब्जर्व करने की क्षमता देती है। यह ऑब्जर्वेशन की गहराई का
बायोलॉजिकल आधार है। स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की कमी ध्यान पर सीधा हमला करती है। सिर्फ एक रात की कम नींद के बाद सिलेक्टिव अटेंशन कोलैप्स करने लगता है। दिमाग इरेलीवेंट डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर नहीं कर पाता। मल्टीटास्किंग और एरर्स बढ़ जाते हैं। रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है। यही कारण है कि नींद की कमी ड्राइवर्स के लिए अल्कोहल जितनी खतरनाक मानी जाती है। नींद से वंचित इंसान क्रिटिकल माइक्रो मोमेंट्स को पकड़ने में नाकाम हो जाता है। लंबे समय तक नींद की कमी का असर और भी गंभीर है। क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर करता है, हिपोकैम्पस की एफिशिएंसी घटाता है और एमिगडाला को हाइपर एक्टिव बना देता है। इसका मतलब है कि इंसान डिटेल्स ऑब्जर्व नहीं कर पाता, मेमोरी कमजोर हो जाती है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। यही विशियस साइकिल ध्यान को परमानेंटली शैलो बना देता है। अब सवाल उठता है कि नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। एवरेज अडल्ट के लिए 7 से 9 घंटे की नींद ऑप्टिमल मानी जाती है। लेकिन सिर्फ ड्यूरेशन ही नहीं, क्वालिटी भी महत्वपूर्ण है। इंटरप्टेड स्लीप या लाइट स्लीप उतना प्रभावी नहीं होता जितना डीप और कंटिन्यूअस स्लीप। क्वालिटी स्लीप ही अटेंशन सिस्टम्स को रिचार्ज करती है। नींद और सर्केडियन रिदम का रिश्ता भी क्रिटिकल है। सर्केडियन रिदम दिमाग की इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है जो बताती है कि कब सोना है और कब जागना है। अगर आप लगातार इस रिदम को डिस्टर्ब करते हो, जैसे इरेगुलर स्लीप स्केड्यूल, लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर, तो दिमाग का अटेंशन कंट्रोल गड़बड़ा जाता है। रिसर्च बताती है कि सर्केडियन मिसअलाइनमेंट वाले लोग जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमजोर होती है और उनका मूड अनस्टेबल हो जाता है। अब प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की बात करें। सबसे पहली है स्लीप हाइजीन। इसका मतलब है रेगुलर स्लीप शेड्यूल, सोने से पहले ब्राइट स्क्रीन्स अवॉइड करना और एक काल्म एनवायरनमेंट बनाना। बेडरूम कूल, डार्क और क्वाइट होना चाहिए। रिसर्च कहती है कि ऐसे एनवायरनमेंट में डीप स्लीप साइकिल्स ऑप्टिमल होते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी है प्री स्लीप रूटीन, जैसे मेडिटेशन, लाइट रीडिंग या डीप ब्रीदिंग। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि अब रिलैक्स होना है। ये ट्रांजिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि स्ट्रेस्ड माइंड आसानी से स्लीप में नहीं जाता। काल्म ट्रांजिशन आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव करता है और अटेंशन को अगले दिन शार्प बनाता है। न्यूट्रिशन भी स्लीप और फोकस में क्रिटिकल है। कैफीन और अल्कोहल नींद डिस्टर्ब करते हैं। कैफीन लेट इवनिंग में लेने से डीप स्लीप कम हो जाती है। अल्कोहल इनिशियली नींद लाता है लेकिन रीम स्लीप डिस्टर्ब करता है। हेल्थी डाइट जिसमें मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन रिच फूड हो, स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करती है। स्लीप और नैप का रिश्ता भी दिलचस्प है। शॉर्ट नैप्स लगभग 20-30 मिनट की अटेंशन को रिफ्रेश करती है। नासा रिसर्च बताती है कि शॉर्ट नैप्स पायलट्स और एस्ट्रोनॉट्स की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है। लेकिन लॉन्ग नैप स्लीप इनर्शिया पैदा कर सकती है, जिससे दिमाग टेम्पोरेरीली स्लगिश हो जाता है। इसलिए एनैप स्ट्रेटेजी भी सही होनी चाहिए। स्लीप और फोकस का एक और सटल पहलू है ड्रीम्स। ड्रीम्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि दिमाग की प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है। ड्रीम्स दिमाग को इरिलेवेंट डिटेल्स फिल्टर करने और मीनिंगफुल पैटर्न स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि क्रिएटिव पीपल अक्सर अपने ड्रीम्स से इंस्पिरेशन लेते हैं। ड्रीम्स दिमाग का ऑब्जर्वेशनल लैबोरेटरी है जहां वह नए कनेक्शंस टेस्ट करता है। स्लीप का अंधेरा पहलू भी है। अगर नींद अनकंट्रोल्ड हो, जैसे इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया, तो ध्यान कोलैप्स कर जाता है। इंसोम्निया में दिमाग हमेशा हाइपर अराउज्ड रहता है, जिससे सिलेक्टिव अटेंशन कमजोर हो जाता है। हाइपरसोम्निया में दिमाग डल और स्लो हो जाता है। दोनों ही एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन और फोकस को नष्ट कर देते हैं। स्लीप एंड फोकस हमें यह सिखाता है कि ध्यान कोई आइसोलेटेड मेंटल प्रोसेस नहीं है, यह पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम पर आधारित है। अगर नींद पूरी नहीं है तो कोई भी ध्यान ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म सफल नहीं होगी। नींद ही वह फाउंडेशन है जिस पर ध्यान और अवलोकन की इमारत खड़ी होती है।
डाइट एंड एनर्जी। ध्यान और अवलोकन सिर्फ मानसिक अभ्यास या दिमाग की शक्ति का खेल नहीं है। इसके पीछे शरीर की ऊर्जा भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपके शरीर को सही फ्यूल नहीं मिलता, तो आपका दिमाग लंबे समय तक शार्प और स्टेडी नहीं रह सकता। डाइट और एनर्जी का सीधा असर फोकस और ऑब्जर्वेशन पर पड़ता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि भोजन, पोषण और मेटाबॉलिज्म हमारे ध्यान को कैसे शेप करते हैं और हाइपर फोकस के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मानव दिमाग शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन यह अकेला ही लगभग 20% ऊर्जा कंज्यूम करता है। यह ऊर्जा ग्लूकोज से आती है। ग्लूकोज दिमाग का प्राइमरी फ्यूल है। जब ब्लड शुगर स्टेबल रहता है, तो दिमाग एफिशिएंटली काम करता है, सिलेक्टिव अटेंशन स्ट्रांग रहती है और मेमोरी शार्प होती है। लेकिन जैसे ही ब्लड शुगर गिरता है, दिमाग स्लगिश हो जाता है। आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो, थकान महसूस करते हो और छोटी छोटी मिस्टेक्स करने लगते हो। यही कारण है कि कई लोग लंबी मीटिंग या क्लास के दौरान अचानक ब्लैंक महसूस करते हैं। डाइट का सबसे पहला प्रिंसिपल है ब्लड शुगर बैलेंस। सिंपल कार्ब्स जैसे मिठाइयाँ, शुगरी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड स्नैक्स इंस्टेंट एनर्जी तो देते हैं, लेकिन जल्दी ही ब्लड शुगर गिरा देते हैं। इससे अटेंशन क्रैश हो जाता है। इसके विपरीत कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे होल ग्रेन्स, ओट्स और दालें ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज करते हैं। यह सस्टेन्ड एनर्जी देता है और दिमाग स्टेडी फोकस में रहता है। प्रोटीन भी क्रिटिकल रोल निभाता है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में टूटते हैं और ये अमीनो एसिड्स न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए जरूरी होते हैं। उदाहरण के लिए टायरोसिन अमीनो एसिड डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। ये दोनों केमिकल्स अटेंशन और अलर्टनेस के लिए एसेंशियल है। अगर डाइट में प्रोटीन एडिक्वेट नहीं है, तो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन गिर जाता है और ध्यान वीक हो जाता है। हेल्थी फैट्स भी दिमाग के लिए फ्यूल है। ब्रेन का लगभग 60% हिस्सा फैट से बना है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्रिटिकल है। ओमेगा 3 न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन्स को फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट रखते हैं। इससे सिग्नल्स तेजी से ट्रांसमिट होते हैं। रिसर्च बताती है कि ओमेगा 3 रिच डाइट वाले लोगों का अटेंशन स्पैन और मेमोरी स्ट्रॉन्गर होती है। इसके विपरीत अनहेल्थी ट्रांस फैट्स और एक्सेसिव सैचुरेटेड फैट्स न्यूरॉन्स को स्टिफ बना देते हैं और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस गिराते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स और मिनरल्स भी ध्यान में सटल लेकिन पावरफुल रोल निभाते हैं। मैग्नीशियम नर्वस सिस्टम को काल्म करता है और स्ट्रेस रिड्यूस करता है, जिससे अटेंशन स्टेबल रहता है। आयरन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है और इसकी कमी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स पैदा करती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस के लिए जरूरी है। जिंक और सेलेनियम भी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को सपोर्ट करते हैं। यानी अगर डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, तो कोई भी अटेंशन ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं होगी। हाइड्रेशन का ध्यान पर सीधा असर है। ब्रेन लगभग 75% पानी से बना है। डिहाइड्रेशन से न्यूरॉन्स इफिशिएंटली फायर नहीं करते। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 2% डिहाइड्रेशन से अटेंशन और मेमोरी सिग्निफिकेंटली गिर जाती है। यही कारण है कि लंबे समय तक पढ़ाई या काम करते समय पानी पीना क्रिटिकल है। डाइट और एनर्जी का लिंक सिर्फ न्यूट्रिएंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि मील टाइमिंग भी क्रिटिकल है। अगर आप बहुत लंबे गैप तक नहीं खाते, तो ब्लड शुगर गिर जाता है और दिमाग टायर्ड महसूस करता है। दूसरी ओर हेवी मील खाने के बाद डाइजेशन में ज्यादा एनर्जी चली जाती है और दिमाग स्लगिश हो जाता है। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है छोटे छोटे बैलेंस्ड मील्स लेना। यह दिमाग को स्टेडी फ्यूल सप्लाई देता है। कैफीन ध्यान के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला स्टिमुलेंट है। मॉडरेट कैफीन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है और अलर्टनेस बढ़ाता है। यही कारण है कि कॉफी या टी शॉर्ट टर्म फोकस इंप्रूव करती है, लेकिन एक्सेस कैफीन एंजाइटी, जिटर्स और स्लीप डिस्टरबेंस पैदा करता है। ये इवेंचुअली अटेंशन को वीकन करता है।
इसलिए कैफीन को स्मार्ट और मॉडरेट तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। एक और कैटेगरी है नूट्रोपिक्स। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें कॉग्निटिव एनहांसर्स कहा जाता है। कुछ नेचुरल नूट्रोपिक्स जैसे गिंको बिलोबा, अश्वगंधा या बकोपा मोनियरी अटेंशन इंप्रूव करने में मदद करते हैं। रिसर्च बताती है कि ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स बैलेंस करते हैं। लेकिन सिंथेटिक नूट्रोपिक्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए नेचुरल और बैलेंस डाइट हमेशा सेफर ऑप्शन है। डाइट और अटेंशन का एक और सटल पहलू है गट ब्रेन कनेक्शन। गट में ट्रिलियंस माइक्रोब्स रहते हैं जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहते हैं। यह माइक्रोब्स न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करते हैं और दिमाग से डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखते हैं। अनहेल्थी गट इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और अटेंशन को डिस्टर्ब करता है। हेल्थी गट डाइट फाइबर रिच फूड्स, प्रोबायोटिक्स और फर्मेंटेड फूड्स अटेंशन और मूड स्टेबलाइज करते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट सिर्फ फूड से नहीं बल्कि लाइफस्टाइल से भी जुड़ा है। अगर आप लेट नाइट ओवर ईटिंग करते हो तो डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और नींद की क्वालिटी गिरती है। पुअर स्लीप अटेंशन सिस्टम्स को वीकन करती है। इसी तरह इरेगुलर ईटिंग पैटर्न्स सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब करते हैं। बैलेंस्ड सर्केडियन रिदम ही कंसिस्टेंट फोकस को सपोर्ट करता है। डाइट और एनर्जी का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी रोल है। एथलीट्स कंपटीशन से पहले विशेष डाइट लेते हैं ताकि उनका रिएक्शन टाइम और फोकस ऑप्टिमल हो। चेस प्लेयर्स टूर्नामेंट्स के दौरान लाइट बट एनर्जी सस्टेनिंग फूड खाते हैं ताकि दिमाग अलर्ट रहे। इसी तरह सोल्जर्स और पायलट्स का न्यूट्रिशन साइंटिफिकली डिजाइंड होता है ताकि वे स्ट्रेस और फटीग के बावजूद अटेंटिव रहे। लेकिन डाइट और एनर्जी का डार्क साइड भी है। शुगर और कैफीन से भरे प्रोसेस्ड फूड्स शॉर्ट टर्म एनर्जी स्पाइक्स देते हैं। यह एडिक्टिव होते हैं क्योंकि वे डोपामीन रिलीज करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दिमाग के अटेंशन सर्किट्स को हाईजैक कर देते हैं। यही रीजन है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग लगातार टायर्ड और डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। हाइपर फोकस और हाइपर ऑब्जर्वेशन के लिए क्लीन और बैलेंस डाइट क्रिटिकल है। अगर आप अटेंशन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स याद रखो। पहला, स्टेबल फ्यूल, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन और हेल्थी फैट से स्टेडी ग्लूकोज सप्लाई दो। दूसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी, जिंक और ओमेगा 3 को डाइट में शामिल करो। तीसरा, हाइड्रेशन और टाइमिंग, रेगुलर इंटरवल्स पर वाटर और स्मॉल मील्स लो। डाइट और एनर्जी हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान सिर्फ मेंटल एफर्ट नहीं है, यह बायोलॉजिकल फाउंडेशन पर खड़ा है। अगर दिमाग को सही फ्यूल मिले तो वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोकस और डीप ऑब्जर्वेशन दे सकता है। लेकिन अगर फ्यूल गलत हो तो सबसे मजबूत विल पावर भी फेल हो जाएगी। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, आधुनिक दुनिया में ध्यान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी शिकारी जानवर नहीं है, बल्कि हमारी जेब में रखा हुआ छोटा सा उपकरण है, स्मार्टफोन। यही उपकरण जो हमें जानकारी और सुविधा देता है, हमारे ध्यान और अवलोकन की क्षमता को लगातार नष्ट कर रहा है। इसे कहते हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। यह अध्याय इस गहरी समस्या की पड़ताल करेगा कि कैसे डिजिटल दुनिया ने हमारे दिमाग की वायरिंग बदल दी है और क्यों हाइपर फोकस और हाइपर ऑब्जर्वेशन के लिए हमें इसकी पकड़ से बाहर निकलना होगा। मानव दिमाग हमेशा से नॉवेल्टी यानी नई चीजों की तलाश करता आया है। इवोल्यूशनरी स्तर पर यह सर्वाइवल के लिए जरूरी था। अगर हमारे पूर्वजों ने एनवायरनमेंट में अचानक होने वाले बदलावों को नोटिस न किया होता तो वे जिंदा नहीं रह पाते। लेकिन यही टेंडेंसी आज की डिजिटल दुनिया एक्सप्लॉइट करती है। हर नोटिफिकेशन, हर बीप, हर वाइब्रेशन आपके दिमाग को वही सिग्नल देती है कुछ नया है, देखो, और आप तुरंत खिंच जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्स जानबूझकर आपके अटेंशन को हाईजैक करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इनके एल्गोरिदम्स आपके डोपामाइन सिस्टम को टारगेट करते हैं। जब भी आप फीड स्क्रॉल करते हो और कोई नया पोस्ट, लाइक या कमेंट देखते हो तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये डोपामाइन हिट एडिक्टिव होता है।
आपका दिमाग बार बार उसी स्टिमुलेशन की तलाश करता है। यही कारण है कि आप बस 5 मिनट स्क्रॉल करने बैठते हो और घंटों फंसे रहते हो। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का सबसे खतरनाक असर अटेंशन स्पैन पर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि पिछले 2 दशकों में एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन लगातार घटा है। आज के इंसान का ध्यान गोल्डफिश से भी छोटा हो चुका है। यह मजाक नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है। जब आपका दिमाग लगातार छोटे छोटे स्निपेट्स कंज्यूम करता है, तो वह लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड अटेंशन देना भूल जाता है। यानी डीप वर्क और डीप ऑब्जर्वेशन लगभग असंभव हो जाते हैं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस ऑब्जर्वेशन को भी शैलो बना देते हैं। जब आप लगातार फास्ट कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो आपका दिमाग केवल सरफेस लेवल सिग्नल्स पकड़ने लगता है। आप गहराई से देखना, छोटे डिटेल्स नोटिस करना और लंबे समय तक किसी सीन में डूबना भूल जाते हो। यही कारण है कि मॉडर्न जनरेशन को बोर्डम सहना मुश्किल लगता है। जैसे ही थोड़ी शांति आती है, वे तुरंत फोन निकाल लेते हैं। दिमाग अब सटल सिग्नल्स ऑब्जर्व करने की क्षमता खो रहा है। नोटिफिकेशंस का असर सबसे टॉक्सिक है। हर बार जब फोन वाइब्रेट करता है, तो आपका दिमाग इंटरप्शन एक्सपीरियंस करता है। स्टडीज बताती है कि एक बार इंटरप्टेड होने के बाद ओरिजिनल टास्क पर वापस आने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। यानी एक छोटी नोटिफिकेशन भी आपके फोकस को कोलैप्स कर देती है। यही कारण है कि लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक्सटर्नल इंटरप्शन नहीं है, बल्कि इंटरनल कंपल्शन भी है। अब फोन चेक करना हैबिट नहीं, बल्कि रिफ्लेक्स बन चुका है। आप बिना कारण भी बार बार फोन अनलॉक करते हो। ये कंपल्सिव चेकिंग आपके अटेंशन को फ्रैगमेंट कर देता है। आपका दिमाग कभी भी लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन की अवस्था में नहीं पहुंच पाता। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का एक सटल बट डेंजरस इफेक्ट है एंजाइटी और स्ट्रेस। लगातार नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपके दिमाग को अलर्ट मोड में रखते हैं। कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है। यह कांस्टेंट लो ग्रेड स्ट्रेस आपकी अटेंशन कंट्रोल सर्किट्स को वीकन कर देता है। नतीजा यह है कि आप छोटे टास्क्स पर भी फोकस नहीं कर पाते। अब सवाल है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचा कैसे जाए। पहला प्रिंसिपल है एनवायरनमेंट कंट्रोल। नोटिफिकेशंस ऑफ करना, फोन साइलेंट मोड में रखना और अननेसेसरी एप्स डिलीट करना पहला कदम है। जितने कम ट्रिगर्स होंगे, उतना ही अटेंशन स्टेबल रहेगा। दूसरा प्रिंसिपल है टाइम ब्लॉकिंग। स्पेसिफिक टाइम्स तय करो जब आप फोन या सोशल मीडिया चेक करेंगे। बाकी समय फोन दूर रखो। यह दिमाग को दोबारा लॉन्ग टर्म फोकस की आदत डालता है। तीसरा प्रिंसिपल है डिजिटल मिनिमलिज्म। सिर्फ वही टूल्स और एप्स रखो जो जेन्युइनली जरूरी है। बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। डिजिटल डिटॉक्स सेशंस भी क्रिटिकल है। एक दिन या कुछ घंटे पूरी तरह स्क्रीन से दूर बिताओ। यह दिमाग को रीसेट करता है और अटेंशन स्पैन को रिस्टोर करता है। चौथा प्रिंसिपल है माइंडफुलनेस। जब भी अर्ज आए फोन चेक करने का, पॉज करो और ऑब्जर्व करो कि यह अर्ज कहां से आ रही है। अवेयरनेस ही कंपल्शंस को कमजोर करती है। धीरे धीरे आपका दिमाग इंपल्सेस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का एक और पहलू है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ऑनलाइन दुनिया में हर सेकंड इतनी जानकारी आती है कि दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। रिजल्ट होता है कॉग्निटिव फटीग। ध्यान शैलो हो जाता है और ऑब्जर्वेशन सेलेक्टिव नहीं रह पाता। सॉल्यूशन है इंफॉर्मेशन डाइट। उसी तरह जैसे अनहेल्थी फूड शरीर को कमजोर करता है, वैसे ही जंक इंफॉर्मेशन दिमाग को कमजोर करती है। इसीलिए कॉन्शियसली क्यूरेट करो कि क्या कंज्यूम करना है और क्या इग्नोर करना है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का अंधेरा पहलू मैनिपुलेशन है। प्लेटफॉर्म्स आपके ध्यान को सिर्फ होल्ड नहीं करते, बल्कि शेप भी करते हैं। एल्गोरिदम्स यह तय करते हैं कि आपको कौन सी जानकारी दिखेगी। आपका सेलेक्टिव अटेंशन उनके डिजाइन से कंट्रोल्ड हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप अवेयर नहीं हो, तो आपकी ऑब्जर्वेशन और फोकस पूरी तरह एक्सटर्नली मैनिपुलेटेड है। लेकिन डिजिटल दुनिया से पूरी तरह भागना सॉल्यूशन नहीं है।
टेक्नोलॉजी पावरफुल है और सही इस्तेमाल पर यह अटेंशन को सपोर्ट भी कर सकती है। मेडिटेशन एप्स, फोकस टूल्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब आपके ध्यान को शार्पन कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप मास्टर बनते हो या स्लेव। अगर आप कॉन्शियसली टेक्नोलॉजी को टूल बनाते हो तो आप स्ट्रॉन्गर ऑब्जर्वर और फोकसर बनते हो। लेकिन अगर आप अनकॉन्शियस यूजर बनते हो तो टेक्नोलॉजी आपके दिमाग को हाईजैक कर लेती है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हमें यह सिखाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में ध्यान की सबसे बड़ी लड़ाई भीतर और बाहर दोनों है। बाहर से स्क्रीन्स और नोटिफिकेशंस हमला करते हैं और भीतर से कंपल्शंस और अर्जेस। हाइपर फोकस और हाइपर ऑब्जर्वेशन तभी संभव है जब आप इस युद्ध को जीतते हो। डार्क साइड ध्यान और अवलोकन को अक्सर एक सकारात्मक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम इसे प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और लर्निंग से जोड़ते हैं। लेकिन हर शक्ति का एक अंधेरा पक्ष भी होता है। हाइपर फोकस और हाइपर ऑब्जर्वेशन अगर संतुलन से बाहर चले जाइए तो इंसान को नष्ट भी कर सकते हैं। यह अध्याय इसी अंधेरे पक्ष की गहराई को समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि ध्यान केवल वरदान नहीं बल्कि श्राप भी बन सकता है। सबसे पहले हाइपर फोकस का अंधेरा पक्ष समझते हैं। जब इंसान किसी एक लक्ष्य या काम पर इतना केंद्रित हो जाता है कि बाकी दुनिया से कट जाता है तो इसे टनल विजन कहते हैं। यह अवस्था शॉर्ट टर्म में उपयोगी लग सकती है, जैसे किसी सर्जन का ऑपरेशन के दौरान एक्सट्रीम फोकस। लेकिन अगर यही टनल विजन हैबिचुअल बन जाए तो इंसान अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं को इग्नोर करने लगता है। रिलेशनशिप्स, हेल्थ और सोशल अवेयरनेस पीछे छूट जाते हैं। उसका ध्यान इतना नैरो हो जाता है कि वह बड़ी तस्वीर देख ही नहीं पाता। ऑब्सेसिव बिहेवियर इसी टनल विजन से पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट, हॉबी या मिशन में हाइपर फोकस्ड रहता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे कंपल्सिव हो जाता है। वह उसी एक्टिविटी के बारे में सोचता रहता है, उसी में डूबा रहता है। शुरू में यह प्रोडक्टिविटी लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह ऑब्सेशन उसे खा जाती है। कई रिसर्चर्स और क्रिएटर्स ने अपनी हेल्थ और मेंटल बैलेंस इसी वजह से खोया। हाइपर ऑब्जर्वेशन का अंधेरा पक्ष और भी सटल है। जब आप हर डिटेल ऑब्जर्व करने लगते हो तो दिमाग कभी कभी इरेलीवेंट चीजों पर भी ओवर एनालाइज करने लगता है। यह ओवरथिंकिंग का जन्म देता है। हर सिग्नल को मीनिंग देना, हर सटल क्यू को एनालाइज करना, हर इंटरेक्शन में हिडन मैसेज ढूंढना, यह सब दिमाग को ओवरलोड कर देता है। नतीजा एंजाइटी, कंफ्यूजन और डिसीजन पैरालिसिस। इंसान डिटेल्स में इतना फंस जाता है कि एक्शन लेने की क्षमता खो देता है। एक और खतरनाक पहलू है हाइपर विजिलेंस। यह अक्सर ट्रॉमा या क्रॉनिक स्ट्रेस से जुड़ा होता है। हाइपर विजिलेंट इंसान हर समय अलर्ट रहता है, हर डिटेल ऑब्जर्व करता है। उसके लिए कुछ भी कैजुअल नहीं होता। यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट शॉर्ट टर्म में फायदेमंद हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह थकान, पैरानोया और इंसोम्निया पैदा करती है। ऐसा व्यक्ति आराम नहीं कर पाता। उसका नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। डार्क साइड का एक और रूप है मैनिपुलेशन। जब कोई व्यक्ति ऑब्जर्वेशन में एक्सपर्ट हो जाता है तो वह इस स्किल का उपयोग दूसरों को समझने और उनकी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने में कर सकता है। बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और इमोशनल क्यूज को पढ़कर किसी को इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाता है। यह क्षमता लीडरशिप और नेगोशिएशन में पावरफुल है, लेकिन अगर गलत इरादे से इस्तेमाल हो तो यह डार्क साइकोलॉजी बन जाती है। हाइपर फोकस एडिक्शन का रूप भी ले सकता है। वीडियो गेम्स, गैम्बलिंग या सोशल मीडिया ऐसे ही सिस्टम्स हैं जो ब्रेन केमिस्ट्री को हाईजैक करके हाइपर फोकस पैदा करते हैं। यूजर घंटों घंटों उसी एक्टिविटी में डूबा रहता है, बाकी जिम्मेदारियों से कट जाता है। यह कंपल्सिव फोकस इंसान की एनर्जी और पोटेंशियल को खा जाता है। ऑब्जर्वेशन का अंधेरा पक्ष भी इल्यूजन पैदा करता है। जब आप बहुत डिटेल्स देखते हो तो कभी कभी आप पैटर्न्स वहां भी देखने लगते हो जहां वे होते ही नहीं।
इसे एपोफीनिया कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी थियरीज और पैरानॉइड बिलीफ्स इसी से पैदा होते हैं। ऑब्जर्वर हर छोटी चीज को कनेक्ट करके एक हिडन नैरेटिव बना लेता है। असल में ये फॉल्स कनेक्शंस होते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर को वे एब्सोल्यूट ट्रूथ लगते हैं। डार्क साइड फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालता है। हाइपर फोकस के दौरान इंसान बेसिक नीड्स इग्नोर कर देता है। खाना, पानी, नींद। कई लोग काम में इतने डूब जाते हैं कि वे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हाइपर ऑब्जर्वेशन का ओवरलोड हेडेक्स, आई स्ट्रेन और मेंटल फटीग पैदा करता है। नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट रहने से बर्नआउट इनएविटेबल हो जाता है। डार्क साइड का एक और सटल पहलू है आइसोलेशन। जब इंसान हाइपर फोकस्ड या हाइपर ऑब्जर्वेंट बन जाता है तो उसे ऑर्डिनरी लोगों से डिस्कनेक्ट महसूस होता है। उसे लगता है कि बाकी लोग शैलो हैं, डिटेल्स नहीं देख पाते। धीरे धीरे यह सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आइसोलेशन को जन्म देता है। इंसान अकेला पड़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह दुनिया को अलग नजर से देखता है। हाइपर फोकस क्रिएटिविटी को भी मार सकता है। क्रिएटिविटी का एसेंस है फ्रीडम और ओपननेस, लेकिन एक्सट्रीम फोकस रिजिड बना देता है। जब दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर स्टक हो जाता है तो नए आइडियाज की संभावना घट जाती है। यही कारण है कि कई क्रिएटर्स अपने ही परफेक्शनिज्म में फंसकर आउटपुट नहीं दे पाते। डार्क साइड हमें यह भी बताता है कि ध्यान हमेशा न्यूट्रल नहीं होता। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में चैनल कर रहे हो। एक स्नाइपर का हाइपर फोकस एक लाइफ खत्म करता है, जबकि एक सर्जन का हाइपर फोकस एक लाइफ बचाता है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स किसी थेरेपिस्ट को हीलिंग में मदद कर सकती है, लेकिन किसी मैनिपुलेटर को एक्सप्लॉयटेशन में भी। यही ड्युअलिटी इसे लाइट और डार्क दोनों बनाती है। अब सवाल है कि डार्क साइड से कैसे बचा जाए। पहला तरीका है बैलेंस। फोकस और ऑब्जर्वेशन पावरफुल है, लेकिन इन्हें लाइफ बैलेंस के साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है। हेल्थ, रेस्ट और रिलेशनशिप्स को इग्नोर करना खतरनाक है। दूसरा तरीका है अवेयरनेस। अगर आप पहचानते हो कि आपका फोकस ऑब्सेशन में बदल रहा है या आपकी ऑब्जर्वेशन ओवर एनालिसिस में जा रही है, तो आप कॉन्शियसली करेक्शन कर सकते हो। तीसरा तरीका है रेस्ट और रीसेट। रेगुलर ब्रेक्स, नेचर एक्सपोजर और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस दिमाग को बैलेंस में रखते हैं। ये आपको याद दिलाते हैं कि फोकस और ऑब्जर्वेशन टूल्स हैं, मास्टर नहीं। चौथा तरीका है एथिक्स। अगर आप अपनी स्किल्स को दूसरों को मैनिपुलेट करने में इस्तेमाल कर रहे हो तो ये डार्क साइकोलॉजी में बदल जाएगी। एथिक्स आपकी डायरेक्शन तय करती है। डार्क साइड हमें यह सिखाता है कि हर शक्ति दो धारी तलवार है। ध्यान और अवलोकन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन वही शक्ति आपको कोलैप्स भी कर सकती है। हाइपर फोकस और हाइपर ऑब्जर्वेशन तभी मीनिंगफुल है जब वे कंट्रोल्ड, बैलेंस्ड और पर्पसफुल हो। मास्टरी, ध्यान और अवलोकन की यात्रा का अंतिम पड़ाव है मास्टरी। मास्टरी का मतलब सिर्फ किसी एक कौशल में अच्छा होना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग और उसकी क्षमताओं पर ऐसा नियंत्रण पाना है कि आप उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल कर सको। यह वह अवस्था है जहां हाइपर फोकस और हाइपर ऑब्जर्वेशन आपस में टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। यह अवस्था दुर्लभ है, लेकिन इसे पाना असंभव नहीं। मास्टरी की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। इंसान को पहले यह समझना होता है कि उसका ध्यान कब बिखरता है, कब केंद्रित होता है और किन परिस्थितियों में उसका अवलोकन शार्प होता है। यह समझ धीरे धीरे आती है जब आप अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हो। कोई व्यक्ति दिन में बेहतर फोकस करता है, कोई रात को। कोई शांत जगह में प्रोडक्टिव होता है, कोई हल्की आवाजों में। मास्टरी का पहला कदम है इन पर्सनल रिदम्स को पहचानना और उनके साथ काम करना। दूसरा कदम है कंट्रोल। नॉर्मल इंसान का ध्यान अक्सर एनवायरनमेंट और इमोशंस के कंट्रोल में होता है। नोटिफिकेशंस, स्ट्रेस, बोर्डम या क्यूरियोसिटी उसका ध्यान इधर उधर ले जाती है। लेकिन मास्टरी तब आती है
जब आप तय कर पाते हो कि ध्यान कहाँ जाएगा और कितनी देर तक जाएगा। इसका मतलब है आप डिस्ट्रैक्शन से रिएक्टिव नहीं रहते, बल्कि प्रोएक्टिव हो जाते हो। यही कंट्रोल्ड फोकस असली शक्ति है। मास्टरी का तीसरा पहलू है फ्लेक्सिबिलिटी। हाइपर फोकस की सबसे बड़ी समस्या है रिजिडिटी। इंसान एक टास्क में इतना डूब जाता है कि बाहर की सिग्नल्स मिस कर देता है। मास्टरी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आप चाहो तो एक पॉइंट पर जूम कर सकते हो और चाहो तो तुरंत वाइड ऑब्जर्वेशन मोड में शिफ्ट कर सकते हो। यह कैपेसिटी एक कैमरा की तरह है जिसमें आप फ्रीली जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। यही ड्यूअल कैपेसिटी असली मास्टरी की पहचान है। मास्टरी में एनवायरनमेंट आपका दुश्मन नहीं, बल्कि साथी बन जाता है। बिगिनर डिस्ट्रैक्शन से लड़ता है, लेकिन मास्टर अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करता है कि डिस्ट्रैक्शंस हो ही नहीं। लाइट, साउंड, कलर्स और डिजिटल सेटअप सब उसके ध्यान को सपोर्ट करते हैं। मास्टर को एनवायरनमेंट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लिया है कि वह किसी भी एनवायरनमेंट में अपना फोकस स्टेबल रख सकता है। मास्टरी की अवस्था में दिमाग एफर्टलेस फ्लो में काम करता है। अब फोकस कोई स्ट्रगल नहीं लगता, ऑब्जर्वेशन कोई बोझ नहीं लगता। अटेंशन नेचुरली उस चीज पर टिक जाता है जो मीनिंगफुल है। यह अवस्था प्रैक्टिस और न्यूरोप्लास्टिसिटी से आती है। बार बार अटेंशन को ट्रेन करने के बाद दिमाग खुद ही उस दिशा में इंक्लाइंड हो जाता है। मास्टरी का एक सटल पहलू है डिटैचमेंट। मास्टर ऑब्जर्वर डिटेल्स को ऑब्जर्व करता है, लेकिन उनमें फंसता नहीं। वह हर माइक्रो मोमेंट देखता है, लेकिन ओवर एनालिसिस नहीं करता। वह हर सटल सिग्नल पकड़ता है, लेकिन एंग्जाइटी में नहीं जाता। यही बैलेंस उसे ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर्स से अलग बनाता है। मास्टरी की अवस्था में इमोशंस भी कंट्रोल में रहते हैं। स्ट्रेस या एंग्जाइटी अटेंशन नेटवर्क्स को हाईजैक नहीं कर पाते। मास्टर का दिमाग काल्म स्ट्रेंथ से ऑपरेट करता है। उसका एमिगडाला ओवर एक्टिव नहीं होता, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्टेबल रहता है। इसलिए क्रिटिकल सिचुएशंस में भी वह शार्प ऑब्जर्वेशन और रैशनल फोकस मेंटेन करता है। यही कारण है कि मास्टर्स क्राइसिस के समय एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसीजंस लेते हैं। मास्टरी का प्रैक्टिकल आउटकम क्रिएटिविटी है। जब आप ऑब्जर्वेशन और फोकस दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हो, तो आप वर्ल्ड को गहराई से देखते हो और आइडियाज को क्लैरिटी से एग्जीक्यूट करते हो। यही संयोजन आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स और लीडर्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। वे डिटेल्स भी देखते हैं और बड़ी तस्वीर भी। वे सोचते भी हैं और एक्ट भी करते हैं। मास्टरी डिसिप्लिन के बिना संभव नहीं है। यह कोई एक बार का अभ्यास नहीं, बल्कि लाइफ टाइम की आदत है। मास्टर्स हर दिन छोटे छोटे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। मेडिटेशन, जर्नलिंग, ऑब्जर्वेशन, ड्रिल्स, डीप वर्क सेशंस, ये सब धीरे धीरे दिमाग की स्ट्रक्चर को बदल देते हैं। यही रेपिटेशन उन्हें ऑर्डिनरी लोगों से अलग करता है। मास्टरी का एक और डिमेंशन एथिक्स है। जब आपके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी अटेंशन और ऑब्जर्वेशन की शक्ति हो, तो सवाल यह उठता है कि आप इसका इस्तेमाल किस दिशा में करते हो। अगर ये मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन में जाता है, तो ये डार्क मास्टरी है। अगर ये क्रिएशन, लर्निंग और ग्रोथ में जाता है, तो ये कंस्ट्रक्टिव मास्टरी है। दिशा तय करती है कि आपका ध्यान गिफ्ट है या कर्स। मास्टरी की सबसे बड़ी निशानी है बैलेंस। मास्टर एक्सट्रीम्स में नहीं फंसता। वह हाइपर फोकस को ऑब्सेशन बनने से रोकता है और हाइपर ऑब्जर्वेशन को ओवरथिंकिंग बनने से बचाता है। वह जानता है कब जूम इन करना है और कब जूम आउट करना है। वह जानता है कब एक्ट करना है और कब ऑब्जर्व करना है। यही डायनेमिक बैलेंस उसे पीक परफॉर्मेंस तक ले जाता है। मास्टरी किसी डेस्टिनेशन की तरह नहीं, बल्कि जर्नी की तरह है। आप इसे एक बार हासिल करके हमेशा मेंटेन नहीं कर सकते। आपको रोज इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर दिन डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेसेस आपको खींचते हैं, लेकिन हर दिन अवेयरनेस और प्रैक्टिस आपको वापस लाती है। यही डेली स्ट्रगल मास्टरी को मीनिंगफुल बनाता है। मास्टरी का प्रभाव सिर्फ इंडिविजुअल पर नहीं, बल्कि उसके आसपास की दुनिया पर भी पड़ता है।
ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी काम और फोकस्ड करता है। उसका प्रेजेंस ही क्लैरिटी और अवेयरनेस फैलाता है। उसके डिसीजंस और ऑब्जर्वेशंस दूसरों की जिंदगी शेप करते हैं। यही कारण है कि मास्टर्स रेयर होते हैं और उनका प्रभाव गहरा होता है। मास्टरी हमें यह सिखाती है कि ध्यान और अवलोकन ऑर्डिनरी स्किल्स नहीं, बल्कि ह्यूमन पोटेंशियल का सबसे बड़ा प्रूफ है। जो इंसान इन्हें कंट्रोल कर लेता है, वह अपनी रियलिटी खुद डिजाइन करता है। डिस्ट्रैक्शंस और केओस उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाते। वह ऑर्डिनरी सिग्नल से एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसाइट्स निकालता है। वह दुनिया को वैसे देखता है जैसे बाकी लोग कभी नहीं देख पाते। यह था 20वां और अंतिम अध्याय, मास्टरी। यही वह अवस्था है जहां हाइपर फोकस और हाइपर ऑब्जर्वेशन मिलकर इंसान को उसकी असली शक्ति का एहसास कराते हैं। यही अल्टीमेट गोल है, अपने दिमाग को इस स्तर तक ट्रेन करना कि ध्यान आपका गुलाम ना रहे, बल्कि आपका साथी बन जाए। यही असली मास्टरी है। अगर आपको यह पूरी जर्नी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले गहरे और वैज्ञानिक इंसाइट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपका सुझाव ही इस चैनल की अगली दिशा तय करेगा।